आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेशन है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस और इसमें पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। आइए इसको समझते हैं। हमारी सोसाइटी में कुछ डिसेबल्ड पीपल रहते हैं, आपको पता है डिसेबल्ड पीपल का मतलब क्या है। जिन लोगों की बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल किसी को दिखाई नहीं देता प्रॉपर्ली, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, इनको हम डिसेबल्ड पीपल बोलते हैं। अब ये लोग जो है ठीक से कंप्यूटर यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कंप्यूटर इनके साथ दोस्ती कर लेता है। कंप्यूटर इनके साथ दोस्ती कर लेता है। डिसेबल्ड पीपल के साथ कंप्यूटर की जो यूजर फ्रेंडलीनेस होती है उसी को हम कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, इसका फायदा क्या हुआ? अब कंप्यूटर ने जब इनके साथ दोस्ती कर ली है तो इनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करेगा ताकि ये भी हमारी तरह नॉर्मली कंप्यूटर यूज कर पाए। जब कंप्यूटर ने डिसेबल्ड पीपल के साथ दोस्ती कर ली है तो उनको जो है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइड करेगा ताकि ये भी नॉर्मली कंप्यूटर यूज कर पाए हमारी तरह, नॉर्मल पीपल की तरह। उन फीचर्स को बोलते हैं हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। उन फीचर्स को हम बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। और ये जो खासियत है कंप्यूटर की डिसेबल्ड पीपल के साथ दोस्ती करने की, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लो। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी रेफर्स टू यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंपेयरमेंट देख लो, यानी कि बीमारियां किस टाइप की होती हैं लोगों को। कोग्निटिव इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि इनमें क्या होता है, लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम आती है चीजों को, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया, बीमारियों के नाम है, याद रखना। डिसलेक्सिया है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको हम शॉर्ट में एडीएचडी बोलते हैं, इसी को हम ऑटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, एडीएचडी को हम ऑटिज्म भी बोलते हैं। अब डिसलेक्सिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बता दूं आपको। डिसलेक्सिया स्टूडेंट्स को होती है बीमारी, इसमें बच्चे शब्दों को और स्पेलिंग्स को याद नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। क्या हुई, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई। आगे बढ़ते हैं। विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कि देखने में प्रॉब्लम होना, जैसे कि लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस। हियरिंग इंपेयरमेंट आई, इंक्लूडिंग डिफनेस, बहरापन। मोटर और डेक्सटेरिटी इंपेयरमेंट में आता है आपका पैरालिसिस, सेरिब्रल पाल्सी या फिर कार्पेल टनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये देखो बीमारियों के एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये तो आपको याद ही है पहले से ही। देखने में प्रॉब्लम यानी कि ब्लाइंडनेस होना, सुनने में प्रॉब्लम यानी कि डीफनेस होना। कॉग्निटिव में डिसलेक्सिया एडीएचडी और मोटर डेक्सटेरिटी में आपका पैरालिसिस हो गया, ये तो सभी को पता होगा। सेरिब्रल पाल्सी और रिपीटेटिव स्ट्रेन याद रख लेना। सेरिब्रल पाल्सी और रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी भी आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। लॉन्चिंग एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, यानी कि जो फीचर्स कंप्यूटर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस बोलते हैं, किसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, डिसेबल्ड पीपल के लिए। उसको हम कैसे लॉन्च करेंगे अपने विंडोज एक्सपी के अंदर। अच्छा, काफी लोग सिलेबस में ही कंफ्यूज है, बता दूं आपको। जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उसमें हमें ओपन ऑफिस राइटर ही पढ़ना है, एमएस वर्ड नहीं पढ़ना है। जो हमारा दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, उसमें हमें कैल्क ही पढ़ना है, एक्सेल नहीं पढ़ना है। जो हमारा तीसरा चैप्टर है आरडीबीएमएस, उसमें हमें ओपन ऑफिस बेस ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, पावर पॉइंट वगैरह, सॉरी पावर पॉइंट नहीं, एमएस एक्सेस वगैरह नहीं पढ़ना है हमें, है ना। और जो हमारा ये वाला चैप्टर है इसको मैं पढ़ा ही रहा हूं अभी आपको। आगे बढ़ते हैं। विंडोज एक्सपी इसमें हमारे सिलेबस में है, वो कैसे हम लॉन्च करेंगे उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस वो समझते हैं। देखिए, आपको स्टार्ट पे जाना है, कंट्रोल पैनल पे जाना है और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस वहां पे आपको मिलेंगे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वहां पे आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस की विंडो दिखाई देगी। अच्छा, मेरे पास विंडोज 10 है तो आपको थोड़ी कोशिश करता हूं बताने की। विंडोज 10 में क्या होता है ना, कंट्रोल पैनल में आपको ईज ऑफ एक्सेस का बटन दिखाई देगा। कंट्रोल पैनल में आपको ईज ऑफ एक्सेस का बटन दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करो, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर पे जाओ। यहां पे आपको वही सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आपको विंडोज एक्सपी में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में मिलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा यहाँ पे, है ना। इतना क्लियर है? यहाँ पे है ना क्या होता है विंडोज एक्सपी में क्या होता है, देखो, क्योंकि मैं आपको अपने कंप्यूटर में करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि इसका और उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं फिर भी आपको विजुअलाइज करवा देता हूँ। जब एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस पे क्लिक करते हो तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस विंडो ओपन होती है, जिसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से टैब्स बने होते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से, सॉरी, एक मिनट, कुछ इस तरह से टैब्स बने होते हैं। पहला है कीबोर्ड टैब, वहां पे कीबोर्ड लिखा हुआ होगा। फिर अगला होगा उसमें माउस लिखा हुआ होगा। अगला होगा उसमें डिस्प्ले लिखा हुआ होगा। चौथा है उसमें क्या लिखा हुआ होगा, साउंड। एक और है जिसमें लिखा हुआ होगा जनरल। ये 5 टैब होते हैं।
कीबोर्ड टैब, माउस टैब, डिस्प्ले टैब, साउंड टैब, जनरल टैब। अब आपने मान लो कीबोर्ड पे क्लिक किया तो कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल के आएंगे जिनकी मदद से आप कीबोर्ड को इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, माउस पे क्लिक किया तो माउस को यूज करने में जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो माउस टैब पे जाएंगे, जिनको डिस्प्ले को यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है यानी कि स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो डिस्प्ले टैब पे जाएंगे, साउंड में सुनने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो साउंड टैब पे जाएंगे, जिनको कीबोर्ड और माउस दोनों को चलाने में दिक्कत आ रही है उनके लिए जनरल टैब होता है जिसमें आपको सीरियल कीज नाम का ऑप्शन मिलता है, सीरियल कीज, तो वो जनरल टैब में जाएंगे। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करनी तो इसकी टेंशन मत लो आप। देखो कीबोर्ड टैब में हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, एसटी कीज, टॉगल कीज, फिल्टर कीज, तीनों के बारे में डिटेल में चर्चा करनी है, टेंशन मत लो। फिर आपका साउंड टैब होता है जिसमें हमें साउंड सेंट्री और सो साउंड नाम के दो ऑप्शन मिलते हैं। डिस्प्ले टैब में हाई कॉन्ट्रास्ट और कर्सर ऑप्शंस मिलता है। माउस टैब में आपको माउस कीज नाम का ऑप्शन मिलता है। जनरल टैब में आपको सीरियल कीज नाम का ऑप्शन मिलता है। अच्छा समझ गए इतना? ठीक है, पहला समझते हैं स्टिकी कीज क्या होती है, इसके बारे में हमें सबसे पहले बात करनी है। स्टिकी कीज कुछ भी रही है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कंट्रोल प्लस सी से हम करते हैं कॉपी। अब बोलोगे ये कहां से बीच में पढ़ाने लग गए, अरे रुक जाओ भाई, स्टिकी कीज ही पढ़ा रहा हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा, टेंशन मत लो। कंट्रोल प्लस वी से हम करते हैं पेस्ट, ये भी आपको पता है। अच्छा ऑल्ट प्लस F4 तो पता ही होगा, इससे हम क्या करते हैं, देखो भाई एक मिनट रुकना है, ये बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है ना। हाँ तो ऑल्ट प्लस F4 से आपको पता ही होगा क्या होता है, शटडाउन होता है कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें विंडो प्लस PRTSCR, ये वाला बटन होता है, इससे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये सब चीजें आपको पता होगी, सभी को पता रहता है। अब क्या होता है, मान लो मेरे हाथ में कुछ ऐसी समस्या है, मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं दो बटन एक साथ नहीं दबा सकता, मैं कंट्रोल दबा दूंगा या फिर सी दबा दूंगा, दोनों एक साथ नहीं दबा पाऊंगा। मुझसे या तो विंडोज दबा लो या फिर स्क्रीनशॉट वाला बटन दबा लो, दोनों को एक साथ नहीं दबा पाऊंगा। या तो मुझसे ऑल्ट दबा लो या F4 दबा लो, दोनों को एक साथ नहीं दबा पाऊंगा। तो क्या होगा, कुछ नहीं, स्टिकी कीज यूज करो। स्टिकी कीज जब आप एक्टिव कर देते हो तो ये आपको अलाउ करता है कि पहले आप एक बटन दबा लो फिर दूसरा दबा लो। मतलब जब तक, देखो आपने कंट्रोल को दबा दिया, जब तक आप कोई दूसरा बटन नहीं दबाओगे तब तक कंट्रोल एक्टिव रहेगा। मैंने एक बार कंट्रोल को दबा दिया, जब तक मैं सी नहीं दबाऊंगा तब तक कॉपी नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल को दबा के छोड़ दो, फिर बाद में सी दबा दो, आराम से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? पहले ऑल्ट दबा दो आराम से, छोड़ दो फिर उसे, फिर F4 दबा दो, शटडाउन हो जाएगा। देखिए Sticky keys is an accessibility feature to help computer users with physical disabilities, but it is also used by others as a means to reduce repetitive strain। यानी कि ये किसके लिए होता है, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पीपल के लिए होता है, लेकिन ये नॉर्मल पीपल भी यूज कर लेते हैं, हमारे जैसे लोग भी इसको यूज कर लेते हैं टू रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। हाथों में दर्द हो जाता है टाइप करते करते, तो हम भी इसको यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसी कीज में क्या होता है, ये आपको अलाउ करता है कि प्रेस कर दो, रिलीज कर दो, दबा के छोड़ दो। किस किस को, मॉडिफायर कीज को। कौन कौन सी कीज होती है, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज की। इनको पहले दबाओ फिर छोड़ दो, ये तब तक एक्टिव रहेगी जब तक कि दूसरे की प्रेस नहीं की जाती है। ठीक है, इसको इनेबल कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में जाना है, उसमें कीबोर्ड टैब में जाना है। कीबोर्ड टैब के अंदर आपको स्टिकी कीज मिलेंगी, वहां पे एक यूज स्टिकी कीज का ऑप्शन मिलता है, उसके साइड में एक चेक मार्क होता है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे है एक ऑप्शन, जैसे कि ये रहा, मेक कीबोर्ड इजियर टू यूज, यहाँ पे दिख रहा है टर्न ऑन स्टिकी कीज, एक यहाँ पे ऑप्शन दिखा है, इस पे चेक मार्क है, इसमें मैं टिक मार दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पे अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दूंगा, तो ये जो है स्टिकी कीज यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, तो अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ओके पर क्लिक करूंगा। अब बोलोगे यहाँ पे तो यूज स्टिकी कीज लिखा हुआ है और आपके में कुछ और था। भाई देखो, आपको यही पढ़ना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विंडोज XP का है, मेरे में विंडोज 10 है, थोड़ा सा अलग होगा। मैं बस आपको समझाने के लिए दिखा रहा था प्रैक्टिकली, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिल्टर कीज में क्या होता है, फिल्टर कीज में कुछ भी नहीं है। देखो, फिल्टर करना यानी कि छांटना, किसी भी चीज को अलग अलग करना, जो बेकार चीज है उसको फेंक देना, इग्नोर कर देना, बस। समझते हैं। फिल्टर कीज में क्या होता है कि मान लो मैं कुछ टाइप कर रहा हूं और मेरे हाथों में दर्द है, कुछ समस्या है, और मेरे हाथ से गलती से कोई ना कोई बटन बार बार दब रहा है। फॉर एग्जांपल बटन D वाला जो बटन है, जो D लिखा हुआ है कीबोर्ड में, वो मुझसे बार बार गलती से टाइप हो जा रहा है। अगर मैंने फिल्टर कीज एक्टिव कर दी है तो वो D को इग्नोर कर देगा। मैं जब गलती से D टाइप कर दूंगा ना, तो वो उसे इग्नोर कर दिया करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इट इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड स्ट्रोक्स, मेकिंग टाइपिंग इजियर फॉर पीपल विद हैंड ट्रेमर्स।
आगे बात करें कैसे यूज करेंगे इनको, यूज फिल्टर कीज के सारे जो डब्बा है उस पर चेक मार दो, ये एक्टिव हो जाएंगी। अच्छा, उसके अंदर आपको फिल्टर कीज के अंदर भी आपको एडिशनल सेटिंग्स मिलती हैं जिसमें आपको जो है अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स पे आप टिक मार दो एडिशनल सेटिंग्स में जाके, और अप्लाई पे क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो, ये आपकी अप्लाई हो जाएंगी। टोगल कीज समझते हैं, टोगल कीज क्या होता है। देखो, टोगल कीज में हमारी जो लॉकिंग कीज होती है। अच्छा, आप बोलोगे लॉकिंग कीज क्या होता है। अच्छा, ये जो नाम पढ़ा है ना आपने, टोगल की, फिल्टर की, ये कोई की नहीं होती है कीबोर्ड में, ये ऑप्शन का नाम है। ठीक है। अच्छा, जो हमारी लॉकिंग कीज होती हैं, लॉकिंग कीज कौन कौन सी होती हैं हमारी, ये होती है हमारी, देखो, कैप्स लॉक, ठीक है, और हमारा नम लॉक हो गया, हमारा स्क्रॉल लॉक हो गया, ये सब हमारी लॉकिंग कीज होती है। ठीक है। अब इनमें क्या समस्या है, समस्या ये है कि जो बंदा देख नहीं सकता उसके लिए समस्या आ गई कि कैप्स लॉक है, जैसे कि आपने कैप्स लॉक यूज किया तो आप कैपिटल लेटर्स में टाइप करना शुरू कर दोगे, है ना, ऐसा ही तो होता है। आप कैप्स लॉक का यूज कर रहे हो मतलब आप कैपिटल में टाइप कर रहे हो। अब जो देख ही नहीं सकता उसे कैसे पता कि मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ या स्मॉल में लिख रहा हूँ, उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी जो कैप्स लॉक है वो एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है। उसके लिए टॉगल कीज हमारे लिए होता है। टॉगल कीज में क्या होता है कि आप टॉगल कीज को एक्टिव कर दो, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप कैप्स लॉक एक बार प्रेस करोगे, जब आप कैप्स लॉक को एक्टिव करोगे यानी कि स्विच ऑन करोगे कैप्स लॉक को, तो आपको हाई बीप साउंड सुनाई देगी। हाई बीप साउंड यानी कि हाई बीप साउंड यानी कि आपको तेज आवाज आएगी बीप की, बीप यानी कि पी, कुछ ऐसी आपको तेज साउंड सुनाई देगी। अच्छा, अब आपको कैप्स लॉक को स्विच ऑफ करना है, एक और बार प्रेस करोगे वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तो जब आप जैसे ही इसको बंद करोगे तो एक लो बीप साउंड सुनाई देगी यानी कि पी की आवाज थोड़ी सी धीरे आएगी, तो आप समझ जाओगे भाई अब मैंने कैप्स लॉक को बंद कर दिया है ना। ऐसे ही नम लॉक भी और ऐसे ही स्क्रॉल लॉक भी काम करता है। टॉगल कीज का यूज हम ऐसे करते हैं। एक्सेसिबिलिटी फंक्शन डिजाइन फॉर पीपल हु हैव विजन इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जो लोग भूल जाते हैं या फिर जिनको देखने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये फीचर है। और इसमें क्या होता है, साउंड की यूज देता है कंप्यूटर व्हेन लॉकिंग कीज यानी कि कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को प्रेस किया जाता है, तो कंप्यूटर साउंड के माध्यम से आपको बता देता है। हाई साउंड आती है जब स्विच ऑन करते हैं और लो साउंड आती है जब स्विच ऑफ करते हैं कीज को। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, टॉगल कीज में जाओ, कहाँ पे मिलेंगी आपको, कीबोर्ड टैब में ही मिलने वाली है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको जो है कीबोर्ड टैब में स्टिक कीज, टॉगल कीज और फिल्टर कीज मिलती है। ठीक है, स्टिकी हो गई, फिल्टर हो गई और टॉगल हो गई, है ना। तो कीबोर्ड टेक में आपके चेक कर दो, यूज टॉगल कीज के आगे चेक बटन होगा उस पर टिक मार दो और अप्लाई पे क्लिक कर दो, ओके पर क्लिक कर दो। साउंड सेंट्री, अब देखो साउंड टैब वाला आ गया। इसमें क्या है, ऑडिटरी इंपेयरमेंट वाले लोगों के लिए होती है यानी कि सुनने में जिनको समस्या है उनके लिए होती है। अब जिनको सुनने में समस्या है उनको कंप्यूटर कुछ ना कुछ दिखा के वार्निंग देगा। समझ में आ गया ना। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा एक्शन करने जा रहे होते हैं कंप्यूटर में जो कि पॉसिबल नहीं है, तो कंप्यूटर एक साउंड हमें सुनाई देती है कंप्यूटर से, वो मतलब उस साउंड का मतलब होता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही तो होता है ना भाई। देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे होते हैं कंप्यूटर में जो कि पॉसिबल नहीं है, एरर होता है जिस चीज में, तो कंप्यूटर कुछ ना कुछ साउंड हमें प्रोड्यूस करके बताता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है आप जो करने जा रहे हो। उस चीज को जो लोग सुन ही नहीं सकते उनके लिए वो उस चीज को दिखा के शो करेगा। कैसे कैसे, ब्लिंकिंग टाइटल बार, टाइटल बार को ब्लिंक करेगा, या फिर फ्लैशिंग बॉर्डर, बॉर्डर को फ्लैश करेगा। जो बॉर्डर है हमारा, जैसे ये वाला बॉर्डर है, ये फ्लैश करेगा, हाई इसमें से लाइट निकलेगी। ठीक है, जब जब साउंड जनरेट होगी तब तब जो है ये सब चीजें होंगी, विजुअल वार्निंग सबको मिलेंगी, देख के वार्निंग। जब टाइटल बार क्या होता है, वैसे तो मैं आपको पहले 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ टाइटल बार क्या होता है, पहले 2 चैप्टर में तो पढ़ाई है। ये जो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है ना ऊपर, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी वन शॉट डॉट पीपीटीएक्स, इसी को हम टाइटल बार बोलते हैं। ये ब्लिंक करने लगेगा इसको, है ना, समझ गए बात को। ये मैंने आपको उसमें पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक बार बताया था मैंने आपको ये चीज। कैसे यूज करते हैं इसको, यूज साउंड सेंट्री पे आपको मार देना है। एक मिनट रुकना है ना, मैंने जो स्टिकी एक्टिव की हुई है ना उसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि मुझे समस्या होगी फिर। जो मिनट, अच्छा, का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए साउंड सेंट्री में क्या होता है, ये तो बता दिया यार, मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ। देखिए कैसे एक्टिव करेंगे, यूज साउंड सेंट्री के आगे टिक मार दो, हो जाएगा एक्टिव। और
वहां पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आएगी जिससे कि आप किस टाइप की विजुअल वार्निंग देखना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फ्लैशिंग बॉर्डर देखना है या ब्लिंकिंग टाइटल बार देखना है कि आपको वार्निंग्स देखनी है, वो सब आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करोगे, वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं शो साउंड। शो साउंड का मतलब क्या है कि जो भी साउंड हमें सुनाई दे रही है ना उसको शो कर दो बस, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटर बोलना चाह रहा है उसको या तो टेक्स्ट की मदद से दिखा दिया जाए या फिर इंफॉर्मेटिव आइकन्स की मदद से दिखा दिया जाए, ठीक है। अच्छा, कैप्शंस की मदद से दिखाते हैं ना। टू इनेबल शो साउंड चेक यूज शो साउंड अंडर दी साउंड टैब। साउंड टैब के अंदर शो साउंड यूज के आगे एक टिक मार दो, वही चीज है यार। अप्लाई पे क्लिक कर दो, ओके पर क्लिक कर दो। आगे बढ़ते हैं हाई कॉन्ट्रास्ट, ये आपका डिस्प्ले टैब में आ गया। इसमें आगे डिस्प्ले टैब में आपका आ जाएगा, यानी कि जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए होता है हाई कॉन्ट्रास्ट, यानी कि कॉन्ट्रास्ट आप बढ़ा सकते हो अपनी स्क्रीन का, डिस्प्ले का। Assist people with vision impairment. You can change the size and color of fonts and the background for ease of viewing. आप साइज और अच्छा हाई कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन में आप फॉन्ट का साइज वगैरह भी रिसाइज कर सकते हो और फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो और बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो अपने कंप्यूटर का, है ना। तो यूज हाई कॉन्ट्रास्ट के आगे टिक मार दो भाई और अप्लाई पे क्लिक कर दो, ओके पर क्लिक कर दो। आगे बढ़ते हैं कर्सर ऑप्शंस में क्या होता है कि आपका जो कर्सर होता है, कर्सर क्या होता है जब भी आप कुछ टाइप कर दो तो इस तरह से एक आता है ना बन के, वो ब्लिंक करना होता है, ब्लिंक करता है। देखो एक होता है कर्सर, एक होता है पॉइंटर। देखो ये आपका पॉइंटर है, आपको जो दिख रहा है, जो तीर दिख रहा है इसको पॉइंटर बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ तो आपको ये दिख रहा है ना, एक ब्लिंक कर रहा है, जो आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो इसके बारे में ये जो कर्सर ऑप्शन है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम कर्सर जो ब्लिंक करता है उसकी स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज द स्पीड ऑफ कर्सर ब्लिंक। एक मिनट रुकना भाई, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। लगता है मुझे भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई है, डिसलेक्सिया, कोई बात नहीं। हाँ, तो विजन एम्बियंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड विड्थ ऑफ कर्सर, ये जो है कर्सर का ब्लिंक रेट और विड्थ चेंज कर देता है, यानी कि कर्सर की मोटाई को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, जो भी आपको करना है, और वो कितनी स्पीड से ब्लिंक हो रहा है उसको आप चेंज कर सकते हो। स्पीड कैसे चेंज करोगे, आपको एक वहां पे स्लाइडर दिखाई देगा इस तरह से, कहाँ पे, कर्सर ऑप्शंस में। उसको आप अगर इधर लेके जाओगे तो उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और उसको आप इधर लेके जाओगे तो स्पीड घट जाएगी। इस तरह से आपको एक स्लाइडर मिलता है वहां पे। विड्थ के लिए भी एक स्लाइडर मिलता है जिससे आप उसकी मोटाई को बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। इधर से उधर उसको मूव कराओगे तो वो हो जाएगा, है ना। ऐसा स्लाइडर कैसा होता है दिखा दूं आपको एक बार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये जैसे ब्राइटनेस वाला स्लाइडर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मैं इसको इधर ले रहा हूँ तो ब्राइटनेस कम हो रही है मेरी स्क्रीन की, इधर ले जा रहा हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ रही है मेरी स्क्रीन की। यही होता है स्लाइडर। इसी तरह से वहाँ पे कर्सर का भी स्लाइडर मिलता है आपको। अब आती है माउस की। माउस टैब में आपको माउस की मिलेगी। माउस की में क्या होता है, जिनको माउस को चलाने प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए माउस कीज होती है, ठीक है। जिनको माउस को चलाने प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए माउस कीज होती है। और वो माउस को यूज कैसे करते हैं, जो हमारा कीबोर्ड होता है ना, जैसे ये मेरा कीबोर्ड है तो इसमें साइड में एक न्यूमेरिक पैड दिया हुआ होता है, अगर आपके पास हो तो आप देखना, जहाँ पे जीरो से लेके और फिर यहाँ से यहाँ पॉइंट वाला होता है, यहाँ पे एंटर का बटन होता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो है 1 2 3 और आपका 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे इस तरह से बने हुए होते हैं। यहाँ पे माइनस का होता है, यहाँ पे प्लस का होता है बटन, है ना। ये सब चीजें इस तरह से आपका होता है न्यूमेरिक पैड। तो आप इस न्यूमेरिक पैड की मदद से अपने माउस का काम कर सकते हो। कैसे, अगर आप 2 का बटन दबाओगे तो जो हम आपका पॉइंटर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। अगर आप 6 का बटन दबाओगे तो वो इधर की तरफ भागेगा। अगर आप 8 का बटन दबाओगे तो आपका पॉइंटर इधर भागेगा, ठीक है। अगर आप 5 का बटन दबाओगे तो क्लिक हो जाएगा उस पर, है ना। 7 का बटन दबाओगे तो इधर की तरफ भागेगा। इतना क्लियर है ना। तो आप न्यूमेरिक पैड को एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ माउस। आगे बढ़ते हैं, कैसे यूज करेंगे, यूज माउस कीज पे टिक मार्क, अप्लाई और ओके। आगे बढ़ते हैं, सीरियल कीज डिस्प्ले सॉरी जनरल टैब में आपकी सीरियल कीज आती है। इसमें क्या होता है, जिनको या तो कीबोर्ड चलाने में दिक्कत आ रही हो या माउस चलाने में दिक्कत आ रही है या फिर दोनों को चलाने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए सीरियल कीज होती है। उनके लिए स्पेशल डिवाइसेस दिए जाते हैं और उसकी मदद से वो यूज कर लेते हैं उनको। डिवाइसेस का नाम है सिप, पफ और ब्रीथ स्विचेस। ये एग्जांपल है डिवाइसेस के। इनसे जो है वो कंप्यूटर को इनपुट दे देते हैं इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड माउस का वो यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे डिवाइसेस का यूज करके इनपुट दे देते हैं। ये कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर में यूजिंग सीरियल पोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक आता है यानी कि अगला सेशन आता है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, यानी कि बेसिक हमें नेटवर्क के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं नेटवर्क,
समझते हैं। इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे हम। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी नहीं है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को हम जब कनेक्ट कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एंड डाटा, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। Computer network is a collection of computers and the other hardware components interconnected by communication channels, cables, or satellites that allow sharing of its resources and information। अब बोलोगे भैया तो कुछ समझ में नहीं आया, आ जाएगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स है या फिर अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर कंपोनेंट क्या होते हैं आपके, प्रिंटर, स्पीकर, माउस, ये सब होते हैं आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपने कंप्यूटर लिया और एक और कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया उससे, या फिर एक कंप्यूटर लिया उससे आपने जो है प्रिंटर वगैरह को कनेक्ट कर दिया, इसको हम नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, केबल्स या फिर सैटेलाइट की मदद से, यानी कि या तो वायर की मदद से या फिर वायरलेसली भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इन सब चीजों को, जिससे कि हम रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ने में दो तरह के होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। एक तो होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दोनों को समझते हैं। देखो, पीयर टू पीयर पे क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 कंप्यूटर है ना, एग्जांपल ले रहा हूं, समझना। मेरे पास 3 कंप्यूटर है और तीनों के पास अपना अपना इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू है, यानी कि तीनों का सीपीयू बराबर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी का सीपीयू बेकार क्वालिटी का है, किसी का अच्छा है, ऐसा नहीं है। इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू है तीनों का, तीनों सेम स्टेज पर है। मतलब बोले तो कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई इनमें आम आदमी नहीं है, कोई प्रधान नहीं है, सभी बराबर है। इसको, इन तीनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है आपस में, नेटवर्क बना दिया है। इसको हम बोलते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, नेटवर्क्स इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। जनरली इन सच अ नेटवर्क ईच टर्मिनल हैज एन इक्वली कॉम्पिटेंट सीपीयू। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि एक कंप्यूटर जो है उसके पास सीपीयू है अपना, अच्छी बात है। बाकी कंप्यूटर्स भी हैं, उनके पास सीपीयू हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है। देखो, एक कंप्यूटर है हमारे पास जिसके पास अपना सीपीयू है, बाकी के जो कंप्यूटर है उनके पास सीपीयू हो या ना हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मतलब इस चीज से है कि इस कंप्यूटर के पास कुछ ना कुछ खास है। समझ में आया, जो इन लोगों के पास नहीं है, बाकियों के पास कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस है जो कि ये प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर है ये इनके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा इस कंप्यूटर के पास है जो इन लोगों के पास नहीं है। सीपीयू ही मान लो, सीपीयू ही मान लो कि इस कंप्यूटर के पास सीपीयू है, इन सबके पास सीपीयू नहीं है, तो ये सीपीयू की सर्विसेज बाकी कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करेगा। अब क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको बोलूंगा सर्वर। और क्योंकि ये बाकी के लोग, बाकी के कंप्यूटर सर्विसेज लेते हैं, इनको बोलूंगा क्लाइंट्स। ये इनके क्लाइंट हुए ना। तो इस मॉडल को, अच्छा, इनको मैंने कनेक्ट भी किया हुआ है आपस में, है ना, इस तरह से मैंने सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। इस मॉडल को बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट में थैंक यू लिख दो। क्योंकि ये सर्विसेज दे रहा है इसको हम सर्वर बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज ले रहा है इनको हम क्लाइंट बोलते हैं। इतना क्लियर है तो कमेंट में थैंक यू बोल दो। अच्छा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक बार डेफिनेशन देख लो। इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड टास्क। इनके पास कुछ डेडिकेटेड टास्क होते हैं, किसके पास, एक कंप्यूटर के पास या फिर कुछ सर्टेन कंप्यूटर्स के पास, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स in the network are called client server network. The computers which provide services are called servers. Once they use services are called clients. Example देख लो, database server. सर्वर का एग्जाम्पल देख लो भाई, डाटाबेस सर्वर। अब जिन्होंने डाटाबेस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको मैंने बोला था, जिन्होंने डाटाबेस वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है या फिर मुझसे जिन्होंने पढ़ा है उनको तो मैंने बोला था कि भाई जब मैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का वन शॉट लेके आऊंगा तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पढ़ाऊंगा, उसमें मैं डाटाबेस सर्वर को फिर से पढ़ाऊंगा। फिर से नहीं, मतलब एक बार याद दिला दूंगा। तो क्या होता है डाटाबेस सर्वर में, क्या होता है, डाटाबेस सर्वर्स वो डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं जो डाटाबेस की सर्विसेज बाकी क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ गया, और वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। इतना क्लियर है। अब आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हमारे सिलेबस में 2 टाइप ऑफ नेटवर्क है केवल। एक है हमारा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और दूसरा है हमारा वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। दोनों को समझते हैं जल्दी से। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, छोटे से एरिया में, जैसे कि होम हो गया, स्कूल हो गया, कंप्यूटर लेबोरेटरी हो गई, ऑफिस बिल्डिंग हो गई, या फिर क्लोजली पोजिशन्ड ग्रुप ऑफ बिल्डिंग यानी कि पास पास वाली बिल्डिंग्स। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, और इस पे हमें वेरी हाई स्पीड ऑफर की जाती है, यानी कि हमें हाई स्पीड मिल जाती है लैन के अंदर। आगे बढ़ते हैं वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ईजी है। ये ब्रॉड एरिया को कवर करता है, जैसे कि
मेट्रोपॉलिटन, रीजनल और नेशनल बाउंड्रीज, और इसके बाद इसका हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करने के लिए यूज करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है। अब इंटरनेट के जितने भी यूज है ना, वही वैन के यूज हो गए। समझ में आ रही है बात? इंटरनेट के जितने भी यूज है वो वैन के यूज है, क्योंकि वैन का एग्जाम्पल जो है, जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, वो इंटरनेट है। इंटरनेट इज द मोस्ट पॉपुलर वैन एंड इज यूज्ड बाय बिजनेसेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, आर्टिस्ट, एंटरटेनर्स एंड मेनी अदर्स, एंड एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब। इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। एक तो होता है कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक नेटवर्क बन गया। एक बहुत सारे नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, उन सभी को हमने आपस में और कनेक्ट कर दिया तो एक बड़ा वाला नेटवर्क बन गया, वो हमने बोला इंटरनेट। क्या है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ग्लोबल सिस्टम है इंटरनेट, दैट यूज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू सर्व बिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड। आगे बढ़ेंगे, ये नेटवर्क है नेटवर्कों का अभी, इट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ प्राइवेट, पब्लिक एंड एकेडमिक बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स, यानी कि इसमें मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आते हैं इंटरनेट के अंदर। मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे कई सारे नेटवर्क्स को मिला के इंटरनेट बनाए, तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स को बना के, मिला के, कनेक्ट करके आपस में इंटरनेट बनाया गया है, ठीक है। और इसमें कैसे कैसे नेटवर्क आते हैं? प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क आते हैं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के कुछ यूजेस, कहाँ कहाँ काम आता है हमें इंटरनेट, है ना। तो मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजीज में है आपका जो इंटरनेट है मॉडर्न टाइम में, और ये हमें डेली पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करता है। वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड जनरल इंफॉर्मेशन। क्लियर है? साइंटिस्ट और प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं रिसर्च वगैरह के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। बिजनेस यूज करते हैं इसको टू एक्सेस कम्प्लेक्स डाटाबेसेस सच एज फाइनेंशियल डाटाबेस। इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप्स। एनसाइक्लोपीडिया, ये तो बहुत ही खतरनाक शब्द आ गया। जैसे डिक्शनरी होती है ना, उसमें बहुत सारे शब्दों की मीनिंग होती है, ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया में सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है अल्फाबेटिकली। क्लियर है ना? तो इंटरनेट में आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसलिए बोल रहा है कि इंटरनेट इज द लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप वाले लोगों के लिए होता है ये। इंटरनेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस, है ना। तो हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। कैसे? वाया इंटरनेट चैटिंग सिस्टम्स एंड ईमेल सॉफ्टवेयर, ठीक है, चैटिंग वगैरह करके और ईमेल के द्वारा, है ना। इंटरनेट इज ऑल्सो बिकमिंग अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए, हम जैसे आम आदमियों के लिए ये एंटरटेनमेंट का भी काफी अच्छा सोर्स है ना। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसको हम WWW भी बोलते हैं, पता ही होगा आपको, W3 भी बोलते हैं हम इसको, याद रखना। सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। WWW क्या है? WWW है सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। अभी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? अच्छा, इसको हम एक्सेस करते हैं वाया द इंटरनेट, इंटरनेट की मदद से हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अभी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है? देखिए, इसके अंदर, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसे लिंक होते हैं जिन पे हम क्लिक करके कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। अच्छा, अब ये तो समझा दो भैया हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखो, आपने कुछ सर्च किया है ना इंटरनेट पे, तो आपको बहुत सारे कुछ पेजेस खोल के आएंगे। जब आपने सर्च करते हो तो कुछ ना कुछ लिख के आता है। जैसे आप, मैंने सर्च किया, मान लो IT नोट्स क्लास 10th, कुछ ऐसे करके मैंने सर्च किया, तो मैं मान लो पहले कोई वेबसाइट आ गई, जैसे फ्री नोट्स डाउनलोड PDF ऐसे करके आते हैं ना, तो वहां पे लिखा हुआ है फ्री PDF डाउनलोड, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, आप कहीं और पहुंच जाओगे, किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ऐसा ही तो होता है। तो ये जिस चीज पे आपने क्लिक किया है ना, जिस शब्द पे आपने क्लिक किया है, उसको मैं हाइपर लिंक बोलूंगा, क्योंकि उसके अंदर एक लिंक छिपा हुआ है। इतना क्लियर है? और ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो आपको दिख रहा है बाहर से, इसको बोलूंगा हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक, ज्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई डीप में हमें इसकी स्टडी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस बाय द इंटरनेट विद द वेब ब्राउजर। आप वेब ब्राउजर की मदद से आप वेब पेजेस देख सकते हो। वेब पेजेस क्या होते हैं? वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं ना, उन्हीं को वेब पेजेस बोलते हैं।
जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और अदर मल्टीमीडिया आपको मिल जाती है। तो आप उसके अंदर नेविगेट कर सकते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो यूजिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक बताया था जिसपे हम क्लिक करके कहीं और पहुंच जाते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे, किसी दूसरी फाइल पे, किसी और लोकेशन पे, किसी वेब पेज पे, किसी दूसरी वेबसाइट पे। ठीक है। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन दी वेब सर्वर्स रेफर टू एज वेब पेजेस। सर्वर क्या होता है? जो सर्विसेज देता है, अभी बताया था। तो वेब सर्वर्स को हम बोलते हैं वेब पेजेस। वहां पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है और हम उस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं यूजिंग अ वेब ब्राउजर, जैसे कि फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स एंड एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। यूजर और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में जो बंदा होता है, बंदा यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है, वो होता है हमारा वेब ब्राउजर, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स वेबसाइट्स एंड देयर रिलेटेड फाइल्स फॉर व्यूइंग ऑन द इंटरनेट। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसमें वेबसाइट स्टोर रहती है और उनसे रिलेटेड फाइल्स स्टोर रहती है जिनको इंटरनेट पर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के काफी एडवांटेजेस है। पहला है डाटा शेयरिंग, हम जो है अपना डाटा दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है। अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा। आगे बढ़ते हैं। फाइल ट्रांसफर, इसमें हम टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स जो है यूजर्स को सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि प्रिंटर, स्कैनर वगैरह हम शेयर कर सकते हैं। अब ये कैसे शेयर कर देंगे? भाई देखो, मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं एक साथ, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग प्रिंटर नहीं लूंगा, मैं दोनों से ही एक ही प्रिंटर को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो हार्डवेयर की शेयरिंग होगी ना दो कंप्यूटर के बीच। दो क्या, मेरे पास 10 कंप्यूटर है, उनके लिए एक प्रिंटर यूज कर लूंगा मैं। तो एक नेटवर्क बना हुआ है ना मेरा। तो मुझे ज्यादा हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, एक ही हार्डवेयर खरीदूंगा, एक ही प्रिंटर खरीदूंगा, उसको शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एडवांटेज है हमारा इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। मेरे पास 10 कंप्यूटर है तो 10 कंप्यूटरों में 10 बार मुझे इंटरनेट का पैक नहीं लेना पड़ेगा। मैं एक ही इंटरनेट का पैक लूंगा और सभी के 10 कंप्यूटर्स में सेम इंटरनेट यूज करूंगा। ठीक है। सिंगल इंटरनेट कनेक्शन लूंगा और उसको मैं शेयर कर दूंगा अमंग अदर कंप्यूटर्स इन नेटवर्क इंस्टेड ऑफ परचेजिंग मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन फॉर ईच कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का हम यूज करते हैं यूजिंग नेटवर्क। अब देखो, समझने के लिए इंटरनेट का एग्जांपल ले लो। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क ही तो है। तो इंटरनेट का यूज करके हम नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है आपका। व्हाट्सएप आप बिना इंटरनेट के यूज कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे भाई? वो काम ही इंटरनेट के ऊपर करता है। वही तो है फिर। उसका यूज करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है। तो नेटवर्क का क्या एडवांटेज हो गया? उसकी मदद से हम नेटवर्क वाले एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि वेब ब्राउजर यूज कर सकते हैं, ईमेल क्लाइंट यूज कर सकते हैं, चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन का एग्जांपल भैया व्हाट्सएप आ गया आपका। और इसके बारे में भी हमें आगे और बात करनी है। ये जो चैट वाली चीज है ना, चैट के बारे में आगे बात करेंगे। ऑडियो वीडियो कॉलिंग, और ये इसका दूसरा एडवांटेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक्सेस कैसे लेंगे इंटरनेट का, यानी कि इंटरनेट हमको प्राप्त कहां से होगा? हमको प्राप्त होगा इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमको, उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ठीक है। तो इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स यू विद द एक्सेस टू इंटरनेट वाया अ डायल अप यूजिंग मॉडेम और डायरेक्ट हार्डवायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। सीधे सीधे शब्दों में आपको बोलूं, ये डायल अप और ये डायरेक्ट देकर आप डरो मत, मैं आपको समझा दूंगा। आप जिस कंपनी की सिम यूज कर रहे हो वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्लियर है? समझ के बात को। आपके पास एयरटेल की सिम है तो आपका आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया एयरटेल। अच्छा, डायल अप क्या होता है, डीएसएल क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। मॉडेम, अच्छा मॉडेम की बात कर लेते हैं। मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी यहाँ पे ये लिख रही, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। इसका सीधा सीधा अर्थ समझा देता हूँ आपको सरल शब्दों में। सरल शब्दों में समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ठीक है, और आप फोन पे बात कर रहे हो अपने दोस्त से। ठीक है। अपने दोस्त से आप फोन पे बात कर रहे हो। आपके दोस्त के पास भी एक फोन है और आपके पास भी एक फोन है। ठीक है। बात कैसे कर रहे हो? टेलीफोन से बात कर रहे हो। ठीक है। आप कुछ बोलते हो, वो एनालॉग सिग्नल्स में बोलते हो। किस में बोलते हो? एनालॉग सिग्नल। जो आपके ध्वनियां निकल रही हैं मुंह से, वो है आपके एनालॉग सिग्नल। ठीक है। आपके फोन में एक मॉडेम है। क्या है? मॉडेम। टेलीफोन में एक मॉडेम है
जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? डिजिटल सिग्नल में। क्लियर है? अब वो डिजिटल सिग्नल जो है वायर्स के द्वारा ट्रांसफर होंगे और यहां पे आपके दोस्त के पास पहुंचेंगे। ठीक है, दोस्त के पास डिजिटल सिग्नल्स पहुंच गए, उसके फोन में भी एक मॉडेम है, वो मॉडेम क्या करेगा? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। क्यों भाई? जो आपने एनालॉग बोला है वही एनालॉग तो वो बंदा सुनेगा, डिजिटल सिग्नल थोड़ी सुन लेगा, तो वो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब जब आपका दोस्त बोलेगा, रिप्लाई करेगा, तो वो एनालॉग ही बोलेगा। समझना, कंफ्यूज मत हो ना, वो एनालॉग ही बोलेगा। तो उस एनालॉग को भी फिर से डिजिटल में वही मॉडेम कन्वर्ट कर देगा। यानी कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, ये काम होता है मॉडेम का। आपका वही मॉडेम एनालॉग को डिजिटल में करेगा, डिजिटल को भी एनालॉग में कन्वर्ट करके देगा। डिजिटल सिग्नल्स जो है वो टेलीफोन लाइंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, वायर्स में डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसफर हो सकते हैं, एनालॉग नहीं हो सकते। मॉडेम का काम होता है एनालॉग को डिजिटल में करना, डिजिटल को एनालॉग में करना। जो सिग्नल्स आ गए हैं उनको डिजिटल से एनालॉग में करके आपको सुना देना, जो आप सिग्नल भेज रहे हो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके भेजना। क्लियर है? अब समझ लीजिए, that converts device that converts digital computer signals into a form analog signals that can travel through phone lines. It also reconverts the analog signals back into digital signals. The word modem is derived from its function modulator and demodulator. आगे बढ़ते ही समझ में आ गया होगा। कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी के 6 टाइप में पढ़ने हैं। एक तो होता है वायर्ड होता है, एक होता है वायरलेस। वायर्ड में 3 एग्जाम्पल, सॉरी 2 टाइप हो गए ना, एक वायर्ड एक वायरलेस। तो इसमें आपके 6 एग्जाम्पल है, 3 वायर्ड के 3 वायरलेस के, जो हमारे सिलेबस में है। पहला है डायल अप, फिर डीएसएल, फिर केबल इंटरनेट एक्सेस, ये तीनों वायर्ड में आते हैं। 3G वाईफाई और वाईफाई आपके वायरलेस में आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं डायल अप क्या होता है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, यानी कि पीएसटीएन। जो टेलीफोन की लाइंस होती हैं, टेलीफोन नेटवर्क होता है, उसके द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाया टेलीफोन लाइंस यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मॉडेम। वहां पे एक डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम मॉडेम है। उसकी मदद से क्या होता है? इंटरनेट जो है ट्रांसफर किया जाता है। भाई देखो, आपको पता ही है कि टेलीफोन वगैरह आप यूज नहीं हो रहे हैं, तो टेलीफोन लाइंस का हम यूज कर रहे हैं इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। इतना क्लियर है? ये जो डायलअप कनेक्शन है वो एक्सट्रीमली स्लो स्पीड देते हैं ज्यादातर केसेस में। इट इज रिप्लेस्ड बाय हाई स्पीड कनेक्शन एंड सच एज डीएसएल और केबल मॉडेम। क्लियर है? तो डायलअप जो है वो स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है, तो इसके लिए इसको आज के जमाने में रिप्लेस कर दिया गया है भाई डीएसएल और केबल मॉडेम के द्वारा। ठीक है? अच्छा, अब डीएसएल क्या होता है, ये क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। आइए, डीएसएल यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ लोकल टेलीफोन। भाई देखो, डायल अप में क्या होता है, टेलीफोन लाइन ही होती है लेकिन वो स्लो स्पीड देता है। डीएसएल में थोड़ा सा अलग सिस्टम होता होगा भाई, और वो थोड़ी सी हाई स्पीड दे देता है ना। DSL service is delivered along with the wired telephone services on the same telephone line. For using DSL connection, you need a DSL modem and a subscription. आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, और वो आपको एक मॉडेम भी प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, केबल इंटरनेट एक्सेस। ये जो है वो डीएसएल और डायल अप जो है टेलीफोन लाइंस पे ट्रांसफर होते थे, ये वाला जो है वो केबल टीवी की ओल्ड लाइंस पे ट्रांसफर होता है। केबल टीवी लाइंस जो थी आपकी पुराने जमाने में यूज होती थी, अब भी कहीं कहीं पर अवेलेबल है लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगह पे नहीं है अब केबल टीवी, है ना। क्या होता है? फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। केबल इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क। पुराने ही केबल टीवी नेटवर्क्स की मदद से इसको ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, बस इतना ही है, खत्म। 3G यानी कि थर्ड जनरेशन। 3G यानी कि थर्ड जनरेशन, ये वायरलेस के अंदर आता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इनमें आप कुछ भी नहीं समझ में आए हैं तो क्या लिखोगे। देखो, आपको समझ में आ गया है, जो आप पॉइंट्स बना सकते हो एग्जाम में। देखो, बस सीधा सीधा याद रखो, डायल अप, डीएसएल, केबल। अगर इन तीनों में से किसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लिखोगे, पूछ ले डायल अप क्या होता है, बोल दो इट इज एन इंटरनेट कनेक्टिविटी विच इज बेस्ड ऑन वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप, ऐसा बोल दो। इट इज वायर्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप, ऐसा लिख सकती हूँ। समझ रहे हो बात को? क्या लिखोगे?
जैसे आएगा आपका डीएसएल का, डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इट इज वायर्ड टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इतना हो गया, 2 लाइन हो गई। उसके बाद क्या लिखोगे, इट इज ट्रांसफर्ड यूजिंग एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस एंड फॉर दिस द यूजर रिक्वायर्स डीएसएल मॉडेम एंड अ सब्सक्रिप्शन। क्या दिक्कत है इसमें? केबल इंटरनेट एक्सेस में कुछ भी नहीं है, बस केबल टीवी होती है, मतलब टीवी वाली केबल्स होती है और वहां पे टेलीफोन लाइन नहीं होती। उसमें भी लिख दो, इट इज वायर्ड टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूजिंग एग्जिस्टिंग केबल टीवी नेटवर्क्स। ठीक है। अच्छा, डायल अप स्लो स्पीड देता है, डीएसएल हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। 3G वाईमैक्स वाईफाई में क्या लिखोगे, इट इज वायरलेस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। और आगे बात कर ही रहे हैं, समझ लो 3G के बारे में। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म होती है 3G की थर्ड जनरेशन। ये इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। यानी कि मोबाइल डिवाइस यूज करने वाले लोगों के लिए होता है ये, हम और आप जैसे लोग। भाई आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो देख रहे हो मुझे, है ना। एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए भी इसका यूज होता है। हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, HSDPA फुल फॉर्म याद रखना, हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। अभी तक सीबीएसई में इसका सवाल नहीं आया है जहां तक मुझे पता है, लेकिन आ सकता है, तो आप इसको याद रखो, है ना। 3G मोबाइल टेलीफोनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो 3G का जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या है, HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस दैट अलाउज हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड्स एंड कैपेसिटी। ये हमको अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, हायर डाटा स्पीड और कैपेसिटी। तो 4G और 5G का जमाना है, तो लेकिन सिलेबस में 3G है, अभी पुराना सिलेबस चलता आ रहा है ना। ये वाला चैप्टर जो है ना, इसमें बहुत कम चेंजेस होते हैं सिलेबस में। वाईमैक्स यानी कि वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, पता ही है आपको, टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। ये जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है सिटीज और कंट्रीज के अक्रॉस वैरायटी ऑफ डिवाइसेस पे। लॉन्ग रेंज सिस्टम है, कवरिंग मैनी किलोमीटर्स तक फैला हुआ होता है। और इसका यूज कहां पे होगा, जहां पे डीएसएल केबल इंटरनेट एक्सेस यूज नहीं किया जा सकता। भाई जहां पे वायर का यूज नहीं किया जा सकता, वहीं पे तो हम वायरलेस यूज करेंगे। समझ में आ गया ना। जहां पे हम डीएसएल और केबल का यूज नहीं करते हैं, तो वहां पे हम वाईमैक्स का यूज कर लेते हैं। दिस could be difficulty in laying out cables for home and offices located in the remote locations but need access to the internet। मैं कुछ ऐसे लोकेशन पे रहता हूँ जहाँ पे केबल वगैरह डाली नहीं जा सकती है, पहाड़ों में रहता हूँ मैं, तो वहां पे मैं वाईमैक्स का यूज कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर है ना, ऐसे पॉइंट्स तो आप लिख ही सकते हो आराम से यार। क्या है इसमें, लॉन्ग रेंज सिस्टम होता है, सिटीज और कंट्रीज के क्रॉस फैला हुआ होता है, फुल फॉर्म तो इसकी याद कर ही लोगे, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये वायरलेस है, ये वहां पे यूज होता है जहाँ पे वायर्स का हम यूज नहीं कर पाते हैं, डीएसएल और केबल इंटरनेट कनेक्टिविटी हम वहां पे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, और हमें इंटरनेट चाहिए, इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। वाईफाई यानी कि वायरलेस फिडेलिटी हमारा लास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी का टाइप है, इसको समझ लेते हैं। तो that allows an electronic device such as computers or mobile phones to exchange data wirelessly over a network। देखो मैं अपना मोबाइल का डाटा यूज करना चाहता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो हॉटस्पॉट ऑन करूंगा अपने फोन का, वो अपने फोन का वाईफाई यूज करेगा और कनेक्ट कर लेगा, और वायरलेसली हम डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। पता है आपको ये चीज, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दे देता है आपको। वाईफाई इज यूज्ड वेयर केबल्स कैन नॉट बी रन। वही बात आ गई ना, जहां पे केबल नहीं लग सकती वहां पे वाईफाई यूज कर लो। ओल्ड बिल्डिंग, आउटडोर एरियाज, प्रोवाइड नेटवर्क एंड इंटरनेट एक्सेस। वाईफाई कैन ऑल्सो बी यूज्ड वेयर यूजर्स रिक्वायर्ड मोबाइल कनेक्टिविटी। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भी हम वाईफाई का यूज कर लेते हैं। एक नया फीचर आपने सुना होगा, ज़्यादा भी नया नहीं है वैसे, वाईफाई कॉलिंग वाला। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो आप वाईफाई से कनेक्ट कर लो और आप अपने फ़ोन से कॉल भी कर सकते हो। डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, ये इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है, यानी कि नेटवर्किंग वाले पार्ट का ये आखिरी टॉपिक है, डाटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। समझते हैं। इंटरनेट पे डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, मैं बता दूं आपको। मुझे कोई फाइल भेजनी है अपने फोन से किसी दूसरे के फोन में, कैसे भेजूंगा? तो ये जो मेरी फाइल है ना, इसको पहले पैकेट्स में तोड़ा जाएगा। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ अपने फोन में, व्हाट्सएप पे, जहां से भी आप भेज रहे हो, तो ये जो है छोटे छोटे पैकेट्स में टूट जाएगी। इनका एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। जैसे इसका 1 है नंबर, इसका 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे पैकेट्स में जाता है ना। तो क्या हुआ, ये जाएगा,
पैकेट्स की फॉर्म में जाएगा। हर एक पैकेट का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने समय में इस पैकेट को पहुंचना है वहां पे, कहाँ पे, जहां पे डाटा को भेजा जा रहा है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता जाएगा और फाइनल डेस्टिनेशन पे वो अपने आप पहुंच जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन पे जहां पे मुझे भेजना था वहां पे वो पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे, मान लो कोई जो पैकेट है ना वो अपने पर्टिकुलर टाइम में नहीं पहुंच पाया, जो उसका फिक्स टाइम था कि भाई इतने सेकंड्स पे इसको पहुंचना है, वो नहीं पहुंच पाया, या फिर इतने नैनो सेकंड्स पे उसको पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया, तो उसको कैंसिल करके वापस भगा देंगे, भाई तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। तो वो नहीं पहुंचा, मान लो पहला वाला पहुंच गया यहाँ पे, दूसरा वाला ही रह गया, फिर तीसरा वाला पहुंच गया, फिर चौथा वाला पहुंच गया, पांच वाला नहीं पहुंच पाया, फिर छठवा वाला पहुंच गया। जब एक वाले पूरा हो जाएगा ना 8 तक, फिर दूसरे वाले को फिर से भेजा जाएगा, तो ये पहुंच गया, फिर पांचवें वाले को फिर से भेजा जाएगा। ये साइकिल चलेगी इस तरह से। जब सारे के सारे पैकेट्स फाइनल डेस्टिनेशन वाले कंप्यूटर पे पहुंच जाएंगे, तब उनको फिर से रीअसेंबल कर दिया जाएगा, फिर उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 करके फिर से रीअरेंज कर दिया जाएगा और फाइल वहां पे कंप्लीटली पहुंच जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस में सेकेंड्स लगते हैं बस। ठीक है, each packet is sent from computer to computer until it reaches its final destination. Each computer on the way decides where the next to send the packet. हर एक कंप्यूटर बताता है भाई अब इस वाले कंप्यूटर पे भेजो इस पैकेट को, अब इस वाले कंप्यूटर पे भेजो, तभी वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। जरूरी नहीं है कि हर एक पैकेट का सेम रूट ही हो, ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट। आगे बात करेंगे, at the destination the packets are examined. If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to be resent. This continues till all packets have been received intact. यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन पे चेक किया जाता है कि सारे पैकेट्स आ गए कि नहीं आ गए। अगर कोई पैकेट मिसिंग है तो फिर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई वो वाला पैकेट नहीं आया, उसको भेज दो, फिर वो पैकेट वास्ते भेजा जाता है फिर से, और जहाँ पे आया था फिर उसको रीअसेंबल कर दिया जाता है और ओरिजिनल फाइल हमारे पास रिसीव हो जाती है, सेकेंड्स में पूरा काम हो जाता है। आगे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, हमारा सेशन नंबर 3 शुरू होता है यहाँ से। तो इसमें क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। इंस्टेंट मैसेजिंग होता है कि इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस ओवर द इंटरनेट, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। कैसे मैसेजेस, टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि मैं लिख के कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज रहा हूं इंटरनेट की मदद से और इंस्टेंटली भेज रहा हूं। मैंने कुछ भेजा, सामने वाले ने रिप्लाई किया, फिर मैंने कुछ भेजा, फिर सामने वाले ने रिप्लाई किया, उसने भेजा, मैंने रिप्लाई किया। कुछ समझ में आ रहा है? व्हाट्सएप पे हम चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे हम जो चैटिंग करते हैं ना उसको इंस्टेंट मैसेजिंग ही बोलते हैं। इसी के बारे में बात करनी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको शॉर्ट में IM बोल दूं, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट ऑफर्स इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेज फ्रॉम सेंडर्स टू रिसीवर। आगे बात करेंगे, यहाँ पे जो है जो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इस पूरे टॉपिक में व्हाट्सएप का एग्जांपल ही लूंगा आपको, है ना, और समझा दूंगा। तो ये हमें अलाउ करते हैं फाइल ट्रांसफर करना, करते हैं ना फाइल ट्रांसफर व्हाट्सएप पे, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, शेयरिंग, डेस्कटॉप। ये वाला फीचर व्हाट्सएप में नहीं है, लेकिन आपके उसमें गूगल मीट में है। अब बोलोगे गूगल मीट में क्या वो होती है इंस्टेंट मैसेजिंग? नहीं होती, ठीक है, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर ज्यादातर प्रोवाइड करते हैं शेयरिंग डेस्कटॉप, सभी नहीं करते। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट चैट, टेक्स्ट चैट भी प्रोवाइड करते हैं और ये सब फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड कॉमर्शियल यूज। इसको पर्सनल और कॉमर्शियल यूज के लिए यूज कर लेते हैं। फीचर्स दिए हुए हैं कुछ फीचर्स। पहला तो फीचर ये है कि भाई सेम सॉफ्टवेयर पे होने चाहिए वो लोग, जैसे कि मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा भी व्हाट्सएप पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसके पास जो है वो स्नैपचैट पे पहुंच गया मैसेज, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, अगला जो है उसके पास इंस्टेंट मैसेजिंग का अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास व्हाट्सएप का अकाउंट है, दूसरे के पास व्हाट्सएप का अकाउंट ही नहीं है, तो मैं मैसेज कैसे कर दूंगा। आगे बात करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट्स डिफर इन फॉर्मेट्स, यानी कि अलग अलग टाइप के फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि याहू मैसेंजर, विंडोज लाइव मैसेंजर पे जो है ईमेल एड्रेस की मदद से आप अकाउंट बनाते हो, और स्काइप पे आप जो है स्टैंडर्ड नेम की मदद से अकाउंट बनाते हो। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का भी एग्जांपल लूंगा आपके सामने, तो इंस्टाग्राम पे आप क्या डालते हो, एक यूजर नेम डालते हो ना, उसी से आप आइडेंटिफाई किए जाते हो। याहू मैसेंजर पे आप आपकी ईमेल आईडी से आइडेंटिफाई किए जाते हो। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर जो है आपकी ईमेल आईडी से वेरीफाई करते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर आपके यूजर नेम से आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं। आगे बात करेंगे, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस दो टाइप की होती है, एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेब बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड में क्या होता है,
आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, तब उसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल दिए हुए हैं गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप और रेडिफ बोल और विंडोज लाइव मैसेंजर। ये 5 एग्जाम्पल है, पांचों के पांचों याद रखना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, याहू मैसेंजर एप्लीकेशन बेस्ड भी है और वेब बेस्ड भी है। याहू मैसेंजर फॉर दी वेब नाम से आप वेब पे भी यूज कर सकते हो। आगे बात करेंगे, रुक जाओ अभी। अगली जो है वेब बेस्ड है, इसमें क्या है, आप वेबसाइट पे जाके यूज कर सकते हो। जैसे आपको फेसबुक है, फेसबुक का आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो और वेबसाइट भी यूज कर सकते हो उसी तरह से। और आप जो है यहाँ पे वेब बेस्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे कि वेब ब्राउजर की मदद से, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इनकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का काम खत्म हो चुका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम की कोई चीज नहीं है अब, ठीक है। ये बस जनरल इंफॉर्मेशन थी, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ पॉपुलर वेब बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर का नाम देख लो आप। मीबो हो गया, याहू मैसेंजर फॉर दी वेब हो गया, एमएसएन वेब मैसेंजर हो गया, आईएमओ हो गया, ठीक है। क्रिएटिंग इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं समझते हैं। एक गूगल टॉक नाम का सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि वेब बेस्ड भी अवेलेबल है और एप्लीकेशन बेस्ड भी अवेलेबल होता है, ठीक है। आपको टेक्स्ट और वॉइस कम्युनिकेशन अलाउ करता है, गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। वैसे गूगल टॉक का नाम अब चेंज होकर गूगल हैंगआउट्स हो गया, ये चीज याद रखना, आ सकता है एग्जाम में। जो गूगल टॉक हुआ करता था, अब उसका नाम गूगल हैंगआउट्स हो गया है। क्या हो गया? गूगल हैंगआउट्स, HANGOUTS, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी गूगल टॉक ही लिखा हुआ है, तो गूगल टॉक ही बोलेंगे। इसका हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग वीडियो कॉल्स एंड टू व्यू अपडेट्स फ्रॉम जीमेल बॉक्स। ये एप्लीकेशन बेस्ड भी है, वेब बेस्ड भी अवेलेबल है, और आपको इसको यूज करने के लिए जीमेल अकाउंट होना चाहिए आपके पास। आगे बात करते हैं, इसको हम डाउनलोड कैसे करेंगे। www.google.com/talk डाल दो और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। सेशन 4 है आपका चैटिंग विद द कॉन्टैक्ट गूगल टॉक, यानी कि इसमें हमें गूगल टॉक के बारे में ही बात करनी है। कैसे करेंगे समझ लो। देखो, जब भी आपका फ्रेंड गूगल टॉक पे ऑनलाइन है तो आपको उसके नाम के आगे ग्रीन कलर का डॉट दिख जाएगा। भाई, जब आपका फ्रेंड ऑनलाइन है गूगल टॉक पे तो आपको उसके नाम के आगे एक ग्रीन कलर का डॉट दिखेगा, तो आप पता लगा लो कि भाई ये बंदा ऑनलाइन है, ठीक है, ये बंदा ऑनलाइन है। यू कैन स्टार्ट सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज इंस्टेंटली बाई डबल क्लिकिंग अ कॉन्टैक्ट, अ विंडो विल पॉप अप। अब उस कॉन्टैक्ट में डबल क्लिक कर दो, एक अलग से विंडो खुल के आ जाएगी साइड में इस तरह से, और उस पर आप वहां पे चैटिंग स्टार्ट कर दो। यू कैन टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड प्रेस एंटर। टाइप करो, एंटर दबाओ, मैसेज पहुंच जाएगा। अदर पर्सन विल सी द टेक्स्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज। दूसरा बंदा आपका मैसेज पढ़ लेगा और रिप्लाई कर देगा। इसमें है क्या समझने वाला। रूल्स एंड एटिक्वेट्स व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। व्हाइल चैटिंग, ये लिख लेना इसके साथ, है ना। तो चैटिंग करते टाइम कुछ नियम होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जो तुम नहीं करते हो। सुन लो। मैसेज जो है शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। आपका जो मैसेज है वो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। आगे बात करेंगे, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम इफ योर स्क्रीन नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट इट। यानी कि आपका जो नाम है, मान लो आपका व्हाट्सएप जो है उस पर आपके पापा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उस पर जो है आपका पापा का नाम लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो पहली बार व्हाट्सएप पे, तो वो आपको पहचान नहीं पाएगा, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो अपने नाम से कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, इस तरह से। आगे बात करेंगे, ऑलवेज आस्क द पर्सन इफ हैज टाइम टू चैट फर्स्ट। पहले उस बंदे से पूछ लो भाई आपके पास समय है मुझसे बात करने के लिए कि नहीं है। आगे बात करेंगे, इट बिजनेस एनवायरनमेंट, नो एक्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डिस्कस। अगर आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि मैं क्या बातें करने जा रहा हूँ। टाइपिंग और मैसेज इन अपर केसेस एक्सट्रीमली रूड। आप पूरा का पूरा मैसेज कैपिटल लेटर्स में टाइप ना करें, बहुत ही गंदा लगता है। गिव पीपल टाइम टू रेस्पॉन्ड, बंदे को लिखने के लिए टाइम दो भाई, रिप्लाई करने के लिए। किसी किसी की टाइपिंग स्लो भी होती है। वेयर एवर पॉसिबल गिव द पीपल यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर अनडिवाइडेड अटेंशन। कुछ लोग होते हैं ना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे और फिर ऑफलाइन हो जाएंगे, वो मतलब इंटरनेट बंद कर देंगे, सो जाएंगे आराम से। फिर 5 मिनट बाद फिर अगला मैसेज पढ़ेंगे, फिर रिप्लाई करके फिर सो जाएंगे। तो ऐसे लोग, उनसे बात नहीं करता, ठीक है। तो क्या होता है, तो आप जो है ना जिससे बात कर रहे हो उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो, उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दो, मतलब उससे बातें करो, भागो मत बार बार छोड़ के। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली एंड एन IM कन्वर्सेशन। IM यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग, प्रॉपरली एंड करो, बाय बोल के जाओ, ऐसे नहीं कि नेट बंद करके भाग गए। चैटिंग ऑन जीमेल, जीमेल पे कैसे चैटिंग करते हैं, पहले साइन इन कर लो अपने जीमेल अकाउंट पे,
फिर वहाँ पे कॉन्टेक्ट विंडोज आती है साइड में, लेफ्ट या फिर राइट साइड पे, जिससे भी आपको चैट करना है इस पर डबल क्लिक कर दो, विंडो पॉपअप हो जाएगी, वहाँ पे आप टाइपिंग करोगे, एंटर दबाओगे, मैसेज भेज जाएगा, दूसरा बंदा मैसेज पढ़ लेगा, रिप्लाई कर देगा। आगे बढ़ते हैं चैटिंग और याहू। याहू में भी सेम प्रोसीजर होता है, कुछ भी नहीं है, याहू मेल रिक्वायर्ड है उसके लिए, जीमेल के लिए जीमेल का मेल आईडी रिक्वायर्ड होती है, याहू के लिए याहू मेल की आईडी रिक्वायर्ड होती है। अगर आपके पास याहू मेल अकाउंट नहीं है तो आप बना लो याहू मेल अकाउंट, है ना। आगे बात करेंगे, यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स दैट आर अवेलेबल टू चैट। भाई याहू पे आपके पास कॉन्टैक्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है आपका कोई दोस्त याहू पे अवेलेबल ही नहीं है तो फिर कैसे चैटिंग करोगे उसके साथ, है ना। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है कोई भी है याहू पे, तो आप याहू मेल अकाउंट उनके ऐड कर सकते हो और उनको इनवाइट कर सकते हो कि भाई आओ आप याहू पे अकाउंट बनाओ और मुझसे याहू पे बातें करो। व्हाट्सएप छोड़ो, व्हाट्सएप पे बात नहीं करेंगे हम, याहू पे अकाउंट बनाओ, वहां पे बात करेंगे, ठीक है। नोट लिखा हुआ है एक, इफ यू वुड लाइक टू इंपोर्ट योर कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल, हॉटमेल, यू कैन यूज द इंपोर्ट ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं जीमेल वगैरह से कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट कर लूँ तो याहू मेल पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन भी होता है, आप वहां से इंपोर्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं ब्लॉग के बारे में, क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस यानी कि ब्लॉग। ब्लॉग कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, देखो ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल यूजर्स। ये सब चीजें सभी को रटा हुआ है डेफिनेशन, है ना। ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट यूज्ड बाय नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड सिंपल टू यूज। इसका मतलब क्या है यार, समझ में नहीं आया कभी, समझो। ये एक डिस्कशन स्टाइल साइट होती है, वहां पे लोग डिस्कशन करते हैं क्या, डिस्कशन ऐसे नहीं करते हैं। मैं कुछ पोस्ट डालूंगा ब्लॉग पे, जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, उसी तरह से मैं ब्लॉग पे भी पोस्ट डालूंगा और वहां पे बंदे कमेंट करेंगे मेरी पोस्ट पे, जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं, फेसबुक पे करते हैं। तो एक टाइप से डिस्कशन स्टाइल साइट बोल सकते हैं हम उसको, जिसको नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स दोनों यूज करते हैं। नॉन टेक्निकल मुझ जैसे और आप जैसे लोग, टेक्निकल जो कंप्यूटर के फील्ड में ही काम करते हैं, फॉर क्रिएटिंग पर्सनल वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं हम उस पर, ठीक है। ब्लॉग्स आर सिमिलर टू एन ऑनलाइन पर्सनल डायरी, ये ऑनलाइन पर्सनल डायरी की तरह होती है और सिंपल टू यूज है। पर्सनल डायरी में क्या लिखते हैं, जो जो हमने आज किया उसके बारे में, उसमें क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट क्या करते हैं कि जो जो मैंने आज किया उसको लिख दूं, पोस्ट कर दूं, वही चीज है बस। इसको बड़े बड़े सेलिब्रिटी बनाते हैं यार, अब तो ज्यादा यूज नहीं है इस चीज का। वी कैन यूज क्या है इसका, ब्लॉग टू कन्वे मैसेजेस अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज, रिव्यूज एक्सेट्रा। तो हम मुझे कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह, अनाउंसमेंट वगैरह करनी है तो मैं ब्लॉग का यूज कर लेता हूँ, है ना। ब्लॉग क्या है, कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट हमारा अगला टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉग्स आर यूजुअली मैनेज यूजिंग अ वेब ब्राउजर एंड दिस रिक्वायर्स एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। वेब ब्राउजर चाहिए मुझे और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो मैं ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता हूं, जिससे कंटेंट बना लूंगा, लेकिन बिना इंटरनेट के कंटेंट अपलोड तो होगा नहीं। भाई देखो सीधी सी बात है, आप इंस्टाग्राम में पोस्ट अपलोड कर रहे हो, इंटरनेट के बिना आप इंस्टाग्राम ओपन भी कर लोगे, पोस्ट पे क्लिक भी कर दोगे, न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक भी कर दोगे, और जो भी आपको फिल्टर वगैरह लगाना हो आप फिल्टर भी लगा लोगे, कैप्शंस भी लिख लोगे, लेकिन आप अपलोड नहीं कर पाओगे। अपलोड तभी कर पाओगे जब आपका इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। फिर से वही चीज है, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका नाम होता है ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर। अगला टॉपिक उन्हीं के बारे में है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स के नाम से हमारा अगला टॉपिक है, उसमें हम बात करने वाले। उसमें क्या होता है, आप वहां पे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो अपनी ब्लॉग के लिए, लेकिन वो अपलोड तभी होगी जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होगा। अच्छा, आगे बात करेंगे। फ्री ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कुछ सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये 5 एग्जाम्पल दिए हुए, वर्डप्रेस.com, blogger.com, blog.com, weebly.com और blogspot.com। आगे आता है क्रिएटिंग अ पोस्ट। मैंने एक ब्लॉग बनाई हुई है, उस पर मैं पोस्ट कैसे क्रिएट करूंगा, समझते हैं इसको। कुछ भी नहीं करना, पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलता है अपनी ब्लॉग में, उस पर क्लिक करना होता है। जैसे कहीं ना कहीं कोने में आपको एक न्यू पोस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर दो। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, टाइटल का मिलता है, फिर रिच टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जिसमें आपको लिखना होता है कंटेंट, फिर अपलोड का ऑप्शन मिलता है, कुछ फाइल इंसर्ट करनी है आपको, इमेज वगैरह, वो भी आप कर सकते हो। कैसे करते हैं, पहले आप टाइटल डाल दो उसका, ठीक है, और टाइटल ऐसा डालो जिस चीज पे आपकी पोस्ट बेस्ड है। टाइटल तो वही डालोगे ना यार, मैंने इस चैप्टर के वीडियो का टाइटल क्या डाला है, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी इन वन शॉट। जिस चीज के ऊपर वीडियो है वही तो टाइटल डालोगे, ठीक है। जिस चीज के ऊपर आपकी पोस्ट है, जिस पे पोस्ट का फोकस है, वही आप टाइटल डालोगे। उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्कूल एनुअल डे फंक्शन 2012, ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। आगे बात करेंगे
टाइटल का एग्जांपल है ना। रिच टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख दोगे पूरा का पूरा कंटेंट जो कि बंदे पढ़ने वाले हैं, आपकी ऑडियंस जो पढ़ेगी। जब आप फिनिश कर दोगे पूरी टाइपिंग को, पब्लिश पे क्लिक कर दो, पब्लिश हो जाएगा है ना। क्लिक पब्लिश पोस्ट टू पब्लिश द कंटेंट। अगर आपको वो पोस्ट देखनी है जो मैंने अपलोड की है, वो मुझे देखनी है कि भाई कैसी दिख रही है, तो अपने ब्लॉग एड्रेस डालो। जब ब्लॉग का एग्जांपल देख लो एक, अब ये मत बोलना कि प्रमोशन कर रहे हो भैया, देखो प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, बस आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसमें कुछ कंटेंट डालता भी नहीं हूं फिलहाल। अभी तो मैं इस पे कोई कंटेंट डाल भी नहीं रहा हूं, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये एक ब्लॉग का एग्जांपल है। आप इसको सर्च करना, इंटरनेट पे डालोगे ना इसका एड्रेस, pratikkumarclasses.blogspot.com, तो आपको दिख जाएगी। तो वहां पे आप देख सकते हो कि ब्लॉग किस तरह से होती है, किस तरह से कंटेंट वहां पे डाला जाता है। ठीक है, मैंने पुरानी क्लासेस के 2 साल पुरानी क्लासेस के पीडीएफ डाल रखे हैं उस पर, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। अब तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है हमारे में, है ना। ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आते हैं फिर से। तो ब्लॉग एड्रेस जो मैंने आपको वही बताया था, उसको आप डालो अपने वेब ब्राउजर में, तो आपको ब्लॉग दिख जाएगी और पोस्ट दिख जाएगी जो भी उसमें अपलोडेड है आपकी, है ना। आगे बात करते हैं कमेंटिंग ऑन अ पोस्ट। किसी और ने अपनी ये ब्लॉग बनाई हुई है, उसकी पोस्ट पे आपको कमेंट करना है, तो वो कैसे करोगे, है ना, समझते हैं। You can comment on post published by others. Usually the comment option is available towards the end of the post. ये आपकी पोस्ट है, उसके लास्ट में कमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आगे बढ़ेंगे, इन द एंटर योर कमेंट हेयर, मतलब वहां पे लिखा हुआ होता है एंटर योर कमेंट हेयर, वहां पे आप क्लिक करोगे और अपनी कमेंट टाइप कर दो। उसके बाद वो आपका ईमेल पूछेगा, अपना ईमेल डाल दो, आपका नाम पूछेगा, अपना नाम डाल दो, और अगर आपकी कोई वेबसाइट है, खुद की ब्लॉग है, तो उसका एड्रेस डाल दो वेबसाइट वाले फील्ड में। फील्ड हुआ ये वेबसाइट फील्ड, है ना। ये सब डालने के बाद आप पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर दो, कमेंट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉग के नीचे जो पोस्ट है, उसके बाद आपको अपनी कमेंट भी दिखेगी। आगे बात करते हैं यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जब अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो इनका यूज करके आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो अपलोड ब्लॉग में तभी होगी जब आपके पास कनेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। पढ़ लो, क्लियर है, पढ़ना तो नहीं पड़ेगा मुझे, है ना। इफ यू डू नॉट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, यू कैन क्रिएट ब्लॉग्स यूजिंग अ ब्लॉग एप्लीकेशन एंड पब्लिश द ब्लॉग whenever internet connectivity is available. There are several free offline blog editors available that can be downloaded and installed on the local computer, such as example देख लो, कुमाना सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, विंडोज लाइव राइटर, ब्लॉग डेस्क, ये तीनों एग्जाम्पल आप रट लो, कुछ भी कर लो, है ना। कुमाना क्या है, देखो कुमाना कैसे डाउनलोड करोगे आप, www.kumana.com। ये क्या है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है, इसको डाउनलोड करना होगा, कर लोगे, कर लेंगे, वैसे करेगा कोई नहीं आप पे से। आगे बात करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद ये जो है इसमें क्या करते हैं, ब्लॉग को मैनेज करते हैं, और यहाँ पे जो है आप जब इसको लॉन्च करोगे, स्टार्ट पे जाओ और प्रोग्राम पे जाओ, कुमाना पे जाओ, यहाँ पे आपको अकाउंट तो आपके पास पहले से ही होना चाहिए भाई ब्लॉग का, आपके पास ब्लॉग का अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ होना चाहिए ना, तभी तो उसके लिए पोस्ट आप क्रिएट करोगे यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। क्लियर है, तो ब्लॉग अकाउंट होगा आपका, आप ब्लॉग एड्रेस डाल दो, और वहां पे आप अपने ब्लॉग अकाउंट की डिटेल्स भी डाल दो अगली लॉगिन विंडो पे, ब्लॉग फिर अपना ब्लॉग का एड्रेस डाल दो वेब एड्रेस फील्ड में, और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दो अपने ब्लॉग अकाउंट का। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दो। अब ये बोलो यार ये कुछ समझ भी नहीं आया, अरे समझने की बात क्या है, देखो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर है, सॉफ्टवेयर है, वहां पे आपको लॉगिन करना है अपने ब्लॉग की मदद से। वो क्या मांगेगा, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे, वो आपका ब्लॉग एड्रेस मांगेगा, यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड डालेगा, पासवर्ड मांगेगा, बस ये लिख दो। लॉन्च कुमाना फ्रॉम स्टार्ट प्रोग्राम्स कुमाना, देन प्रोवाइड योर ब्लॉग एड्रेस, देन प्रोवाइड योर लॉगिन डिटेल्स लाइक यूजर नेम एंड पासवर्ड, बस यही, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, फ्रेश पे क्लिक कर दो। इतनी आप स्टेप लिख दोगे ना, दौड़ेगा। क्रिएटिंग अ पोस्ट, पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट क्रिएट करने का वही तरीका है जो ऑनलाइन में था, अभी बताया था, वही ऑफलाइन में है। देख लो, टाइटल डाल दो और वही पब्लिश पे क्लिक कर दो, कंटेंट डाल दो, ठीक है। जब पब्लिश पे क्लिक करते हो तो पोस्ट पब्लिश नहीं होगी, दिखा तो देगा आपको पोस्ट पब्लिश हो चुकी है, वो अपडेट आपकी ब्लॉग में तभी होगी जब इंटरनेट अवेलेबल होगा, ठीक। पब्लिश्ड पोस्ट को देखने के लिए अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लो, ब्लॉग एड्रेस डाल दो, वही देख लो, कुछ भी नहीं है।
आप अपनी पोस्ट में फोटोज या फिर पिक्चर्स भी इंक्लूड कर सकते हो। आप अपनी पोस्ट में फोटोज भी डाल सकते हो। वो कैसे इंक्लूड करते हैं देख लो। इसमें टू इंसर्ट अ पिक्चर, पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना होता है वो समझ लेते हैं। आपको एक इमेज आइकन दिखाई देता है राइट हैंड साइड ऑफ द एप्लीकेशन में। जब आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हो, जब आप न्यू पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हो, तो आपको राइट साइड में कोई इमेज आइकन दिखाई दे रहा होता है। उस पर आप क्लिक करोगे, वहां से जो है ब्राउज पे क्लिक करोगे और इमेज अपना ढूंढ लोगे। उसके बाद ब्राउज पे करने के बाद अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउज विंडो ओपन होती है, जहां से आप अपने इमेज को ढूंढ लोगे, ओपन कर दोगे, अपलोड कर दोगे, जो भी करोगे, पब्लिश कर दोगे वहां से पोस्ट को। जैसे फेसबुक पे हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो साइड में एक इमेज का भी ऑप्शन आता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हमारा 7th सेशन है। इसमें क्या है, इसमें भाई यही है कि जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो इंटरनेट की मदद से करते हैं। और कैसे कैसे करते हैं समझते हैं। पहले ये वाला पढ़ो, पहले ये वाला पढ़ो, है ना, फिर ऊपर वाला पढ़ेंगे। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ मनी ओवर द इंटरनेट। रिवॉल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज मेड ट्रांजेक्शंस हैंडलिंग इजी। भाई देखो, ट्रांसफर इंटरनेट की मदद से जो पैसों का होता है उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे हमारी ट्रांजेक्शंस काफी इजी हो गई है। अब आ जाओ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ने ट्रांजेक्शन को काफी आसान कर दिया है और कन्वीनियंट हो गया, सिंप्लीफाई हो चुका है। और बिजनेस के कई तरीकों में इसका अच्छा वर्क फ्लो सिंप्लीफाई हो चुका है। आगे बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाई और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की फॉर्म है जहां पे जो कस्टमर्स हैं वो गुड्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। कस्टमर्स नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर viewing goods and services offered by a seller. Customers can pay online using a credit debit card or by internet banking. हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए बस, और जो भी आपको गुड्स या फिर सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज यानी कि आप डॉक्टर वगैरह को भी दिखा सकते हो ना ऑनलाइन अब तो उसके लिए आपको पेमेंट भी करनी होती है, जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन कैसे करते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई वगैरह से हम कर लेते हैं। आगे बात करेंगे इसमें कब कब ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल होती है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, एक्सप्लेन वेयर एंड व्हेन ऑनलाइन शॉपिंग इज यूजफुल। लिख दोगे। पहला कि मान लो किसी कस्टमर के पास दुकान में जाने का समय नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है स्टोर को विजिट करने का, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। दूसरा, किसी शॉपिंग वो ऑफलाइन अगर करता है स्टोर पे शॉपिंग, तो वहां पे कुछ सामान महंगा मिल रहा है तो वो ऑनलाइन सस्ता मंगा लेगा। उसके बाद कोई चीज ऐसी है जो हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो वो ऑनलाइन मंगा लेगा। आगे बात करें, कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट के एग्जांपल है पॉपुलर, उनको देख लो। आईआरसीटीसी फुल फॉर्म है इसकी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करनी है हमको। यहाँ पे हम फ्लाइट और ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं। फ्लिपकार्ट पे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ईबे पे हम गुड्स बाई और सेल करते हैं। रेड बस पे हम बस टिकट्स बुक करते हैं। फ्लिपकार्ट पे क्या करते हैं, ऑनलाइन स्टोर है जहां पे हम परचेज कर सकते हैं वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एक्सेसरीज, डिजिटल कैमराज, मोबाइल फोन्स एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर वगैरह। वही बात है, आपको पता ही है सब कुछ। कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर, कैश ऑन डिलीवरी और यूपीआई। आगे बात करेंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास वेब ब्राउजर होना चाहिए और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अब बोलो मैं तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा, ऐप डाउनलोड करूंगा फ्लिपकार्ट का ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो ना। कंप्यूटर में कैसे करोगे, कंप्यूटर में आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाना होगा ना। ब्राउजर ओपन कर लो, क्रोम या फिर फायरफॉक्स, उसमें flipkart.com डाल दो, प्रेस एंटर करो। उसके बाद आप जो है वहां पे कुछ भी खरीद लो। ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए फ्लिपकार्ट पे आपके पास साइन अप करना पड़ेगा आपको फ्लिपकार्ट पे, यानी कि अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पे, और वहां पे आप साइन अप पे क्लिक कर दो। वेब पेज पे मतलब आपको फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे कहीं ना कहीं साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा, वैसे आप साइन अप कर लो और अकाउंट बना लो। यहाँ पे अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसको पहले ढूंढ लो, कार्ट में ऐड कर लो, उसके बाद बाई नाउ पे क्लिक कर दो, एड्रेस डाल दो अपना, पेमेंट मेथड चूज कर लो और परचेज हो जाएगा आपका। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, यहाँ पे आप ट्रेन और फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो। इसके लिए भी आपको वेब ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। उसके बाद फायरफॉक्स, क्रोम वगैरह आप ओपन कर लो। ये इसकी वेबसाइट है irctc.co.in।
यहाँ पे जाके आप साइन अप वगैरह करोगे, सेम चीजें हैं, लॉग इन कर लो उसके बाद वेबसाइट पे, और आप जो है डिटेल्स वगैरह डालो अपनी, और जिन फील्ड्स पे ये वाला लगा हुआ होता है वो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं, आपको उन फील्ड्स में डिटेल्स डालनी होती है। ये चीज़ तो आपने देखी होगी, कहीं आप फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो जैसे आपको नेम डालना है कहीं, उसके ऊपर स्टार लगा होता है, इसका मतलब क्या है कि आपको वो जो फील्ड है वो खाली नहीं छोड़ना है, नेम डालना ही पड़ेगा आपको, ये चीज़ें होती है ना। आगे बात करते हैं, सेशन 8 है इंटरनेट सिक्योरिटी। आइए इसको समझते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट। कंप्यूटर सिक्योरिटी की वो ब्रांच जो इंटरनेट से रिलेटेड है उसको हम इंटरनेट सिक्योरिटी बोलते हैं। ऑफर इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके अंदर ब्राउजर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी आते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इंटरनेट में होने वाले अटैक से बचाने के लिए कुछ रूल्स और मेजर्स बता दिए जाएं, कुछ तरीके बता दिए जाएं, जिससे कि आप इंटरनेट में होने वाले जो क्या बोलते हैं फ्रॉड हैं उनसे बच सके। बात करेंगे आगे। इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल। इनसिक्योर चैनल की तरह काम करता है इंटरनेट फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन ऑफ फ्रॉड। इंटरनेट सिक्योर नहीं है कंप्लीटली, आपको भी पता है, और यहाँ पे हाई रिस्क रहता है इंट्रूजन ऑफ फ्रॉड का, सच एज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपको एक मेल आया, इसमें आपको एक मेल आएगा और वो बोलेगा भाई कि मैं फलाने बैंक से हूं, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, और वो बोल देगा कि ये डाटा जो है आपका अपडेट होना है, ये आप अपडेट कर दीजिए, और वो आपको एक लिंक दे देगा कि www.falanabank.com ठीक है .com। आपको बाहर से तो ये दिख रहा है फलाना बैंक.com, आप बोलोगे हाँ भाई मेरे बैंक का लिंक है, लेकिन एक्चुअली में ये हाइपर लिंक होता है, मतलब इसके अंदर कोई दूसरा लिंक छिपा हुआ होता है। ये लिंक नहीं है, हाइपर लिंक है भाई। मैंने क्या बोला था? हाइपर लिंक क्या होता है? ऐसा लिंक जिसमें बाहर से कुछ और दिख रहा है लेकिन अंदर लिंक छिपा हुआ होगा दूसरा, ठीक है। ये हाइपर लिंक होता है और इसके अंदर दूसरा लिंक छिपा हुआ होता है। आप इस पर क्लिक करोगे, आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जो उसकी पर्सनल वेबसाइट है, उस पर ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन मांग लेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सेम ही चीज हो फिशिंग के अंदर, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांग लेगा, आपका अकाउंट नंबर और ये सब चीजें मांग के, तो आपसे वो, आप सोचोगे हाँ भाई सही है, ये सब सही है, और मैं अपडेट कर देता हूँ डाटा को। मान लो आपसे मोबाइल नंबर अपडेट करवाया, वो आप अपडेट कर दोगे, आप भी खुश, वो तो और ज्यादा खुश, ठीक है। इसे बोलते हैं फिशिंग। ऑनलाइन थ्रेट्स, फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ यूजर गेटिंग कंप्रोमाइज। यूजर को ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? बाय यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। इन एडिशन टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस, और अवेयरनेस तो हमें फैलानी ही पड़ेगी भाई, इन चीजों से बच के रहो। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो समझ लीजिए। पहला है कि आप पासवर्ड की लेंथ 12 से 14 कैरेक्टर्स रखिए। उसके बाद आप अपना जो पासवर्ड है वो रिपीटिशन वगैरह पे मत रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं 111111 ये रहा मेरा पासवर्ड, बस हो गया, ये सब चीजें नहीं। डिक्शनरी वर्ड्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि वर्ड, प्रॉपर वर्ड रख दिया। अच्छा, कुछ तो और महान होते हैं, पासवर्ड रख देंगे, पासवर्ड मतलब उनका पासवर्ड ही पासवर्ड होता है, PASSWORD, ये हो गया उनका पासवर्ड। नमन है उन लोगों को मेरा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेटर और नंबर सिक्वेंसेस, कुछ लोग क्या करते हैं पासवर्ड डाल देंगे ABCDEF, ये हो गया। कुछ लोग डाल देंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये सब चीजें जो है सिक्योर नहीं रहती है ना। यूजर नेम, जैसे मेरी इंस्टा आईडी है, अब बोलोगे प्रमोशन कर रहा है फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अरे मत करो यार फॉलो, मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम का। अब मैं अगर पासवर्ड भी यही रख लूं, भाई तुम लोग यार लॉग इन कर लोगे मेरे अकाउंट से, है ना। तो ये सब चीजें नहीं करनी होती है। रिलेटिव, रिश्तेदारों का नाम रख देते हैं कुछ लोग पासवर्ड में, या फिर पेट नेम्स, अपने कुत्ते बिल्ली का नाम डाल दिया, ये सब चीजें नहीं, है ना। इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिंबल्स इफ इन पासवर्ड्स इफ अलाउड, मतलब हमें क्या करना होता है, अपने पासवर्ड में नंबर्स और सिंबल्स को भी ऐड करना होता है, जिससे कि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहे। कैपिटल और लोअर केस का भी यूज करो, मतलब कैपिटल लेटर भी रखो और स्मॉल लेटर भी रखो। उसके बाद सेम पासवर्ड को सभी साइट्स पे यूज मत करो, अलग अलग साइट पे अलग अलग पासवर्ड रखो, ठीक है। उसके बाद अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट इज पब्लिक और वर्कमेट्स नो यूज स्ट्रांगली लाइक, मतलब सभी को पता है कि तुम फलाने बंदे को पसंद करते हो, तो आप उसका नाम पासवर्ड में मत रखो, ठीक है।
आगे बात करेंगे, आप रैंडम पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट्स का भी यूज कर सकते हो। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे आप रैंडम पासवर्ड जनरेट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का, ये होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब मुझे बताया तो क्या करोगे, मेरी इंस्टा आईडी डालोगे, ये वाला ट्राई करोगे, कुछ फायदा नहीं है, रहने दो। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस, पहला है यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज करो जो कि आपके कंप्यूटर में पहले से ही अवेलेबल होता है ज्यादातर। टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स, इफ एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल, तो फिर आप जो है किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हो, यानी कि डाउनलोड भी कर सकते हो आप अलग से ऐप स्टोर से, है ना। कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट रखो यार, यूजर नेम और पासवर्ड कौन बताता है पब्लिकली, है ना। उसके बाद जो है यूजर नेम और पासवर्ड आपको प्राइवेट रखना है अपना, यानी कि हल्ला नहीं करना है भाई ये मेरा पासवर्ड, ये मेरा यूजर नेम। यूजर नेम तो सभी को पता ही होता है, पासवर्ड नहीं बताना है ना। तो क्या होता है, कुछ जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो गूगल पूछता है आपसे कि डू यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड, तो ये बोल रहा है कि आप ट्रस्टेड ब्राउजर को ही अपना पासवर्ड सेव करने दो, है ना। तो नेवर सेव योर यूजर नेम और पासवर्ड ऑन कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज कैफे। आप कहीं बाहर किसी दोस्त के घर गए या फिर कैफे में गए कंप्यूटर यूज करने, तो आप वहां पे जो है पासवर्ड सेव ना करें तो अच्छा है। ब्राउजर्स में सेव योर पर्सनल डाटा ऑन दी लोकल कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय अनदर यूजर यूजिंग द सेम कंप्यूटर, क्योंकि ब्राउजर आपका पासवर्ड सेव कर लेता है और कोई दूसरा कंप्यूटर को यूज करेगा बंदा, वो आपकी आईडी से लॉगिन कर लेगा। आगे बात करें रजिस्टरिंग विद वेबसाइट, जब भी आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हैं तो आपको एक लंबी चौड़ी प्राइवेसी पॉलिसी देता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो आप पहले उस पॉलिसी को पढ़ लो ताकि आपको पता चल जाए कि ये कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमसे लेने वाला है। दूसरा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेती हैं, तो आप सावधान होकर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें। ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही आप अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें, जैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, नेम, जेंडर, एज, ईमेल एड्रेस, स्कूल, ये सब। आगे बात करेंगे सिक्योर ट्रांजेक्शंस, आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स पे ही ट्रांजेक्शंस करें, फर्जी वेबसाइट पे पैसे वगैरह ट्रांसफर ना करें, ठीक है, शॉपिंग वगैरह में। और क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल्स आप वहाँ पे सेव ना करें। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप पेमेंट करते हो वो आपकी सारी की सारी डिटेल्स को सेव कर लेती है, उससे बचें। आगे बात करेंगे एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम का यूज कर, ये जो कि आपको रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वायरस वगैरह से, मालवेयर सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और अपडेट करके रखें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को। अननोन बंदों से जो मेल्स आ रहे हैं आपके, किसी भी अननोन यूजर से मेल आ रहा है तो उस पर इमीडिएटली रेस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि वो फेक मेल भी हो सकता है। मेरे पास तो बहुत सारे आते हैं क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दे रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। बहुत ज्यादा फेक ईमेल्स आते हैं मेरे पास, ठीक है। तो संभाल के देखें, उनकी ईमेल आईडी चेक करें कि ये ऑफिशियल है कि भी नहीं है, ठीक है। फिशिंग वगैरह से बच सकते हो आप। फिर आगे बात करेंगे क्या है, आप जो है ना ब्राउजर में कुकीज को लगातार क्लियर करते रहो। कुकीज होती क्या है, कुकीज आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो कुकीज अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। कुकीज हार्मफुल नहीं होती है हमेशा, द कुकीज आर मेंट फॉर स्टोरिंग डाटा बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी परफॉर्म ड्यूरिंग योर अर्लियर विजिट सच एज लॉग ऑन डिटेल्स। तो क्या होता है कि कुकीज में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुकीज जो है आपकी बस एक्टिविटी को स्टोर करती है कि भाई आपने जो है उस टाइम पे भी इस वेबसाइट पे लॉगिन किया था, अब आज फिर कर रहे हो, ये सब चीजें उसमें स्टोर होती है ना। ये सब डिटेल्स ऑफ अ शॉपिंग कार्ट, विजिटेड पेजेस है ना वेबसाइट, आपने किस किस पेज को विजिट किया है ना। अब आपने एक चीज देखी होगी, जिस वेबसाइट को आपने विजिट किया हुआ है उस पर डार्क रेड कलर आता है, और जिस वेबसाइट को आपने विजिट नहीं किया है कभी उस पर ब्लू कलर आता है, होता है ना। ये चीज आपने अगर नोटिस की हो तो वो कुकीज की वजह से ही है, क्योंकि उसको पता है कि आपने कब किस वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, ठीक है। They could also be tracked by unauthorized users and possibly gain access to your personal information. कुकीज को भी शायद अगर कोई ट्रैक कर ले, हैकर वगैरह, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ट्रैक हो सकती है। क्लियरिंग डाटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स, अब कुकीज वगैरह को हम कैसे क्लियर करते हैं वो समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, देखो क्या होता है, वेब ब्राउजर्स, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि वेब ब्राउजर्स में बिल्ट इन पासवर्ड मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप पासवर्ड से सेव वगैरह कर देते हो। पूछता है आपसे गूगल के डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, तो आप यस पे क्लिक कर देते हो तो पासवर्ड सेव हो जाता है, ठीक है। तो आप उस चीज को बंद कर दें, है ना। तो हाउएवर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू लीव द वेब ब्राउजर स्टोर योर डाटा पर्टिकुलरली ऑन द पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर्स। तो आप पब्लिक कंप्यूटर्स पे तो कभी भी डाटा को सेव ना करें। अच्छा, पर्सनल डाटा को क्लियर कैसे करते हैं ब्राउजर से,
यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स का एग्जांपल लेके दिया गया है। वहाँ पे एक टूल्स मेनू मिलेगी, उसमें ऑप्शंस दिखेंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी पे जाना और वहाँ पे पासवर्ड सेक्शन के अंदर रिमेंबर पासवर्ड नाम का चेक लग रहा होगा, उसको अनचेक कर देना और अप्लाई कर देना। ठीक है, उसमें चेक लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ ना कुछ लॉगिन करोगे तो वो सेव हो जाएगा पासवर्ड ऑटोमेटिकली। तो उसको आप अनचेक कर दो और नॉट टू स्टोर पासवर्ड, यानी कि आप जो है रिमेंबर पासवर्ड वगैरह ऑप्शन पे क्लिक ना करें कभी। जब भी आप लॉगिन करते हो तो वहां पे आता है ना रिमेंबर मी, रिमेंबर पासवर्ड, तो उस पर टिक ना करें। मोजिला फायरफॉक्स कैन ऑल्सो स्टोर डाटा सच एज कुकीज वगैरह को स्टोर कर सकता है, वो ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर कर सकता है। उसको क्लियर करने के लिए जनरल टैब में जाओ, ऑप्शन पे जाओ, वहां से प्राइवेसी टैब में जाके हिस्ट्री पे जाओ और वहां से हिस्ट्री को क्लियर। सेशन 9 है मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। आइए समझते हैं इसको। वर्क प्लेस क्या होता है? देखो, जिस भी ऑफिस में, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसको हम वर्क प्लेस बोलते हैं। वर्क प्लेस में हमें मेंटेन करनी होती है सेफ्टी। अच्छा, कैसे करते हैं समझते हैं। देखो, पहले आते हैं हमारे फायर सेफ्टी रूल्स, यानी कि मान लो भगवान ना चाहे किसी कंपनी में आग लग जाए, किसी ऑफिस में आग लग जाए, तो उससे फिर हमें कैसे बचना होता है। ठीक है, फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल्स, यानी कि फायर से एस्केप करने वाले प्लान्स जो है वो प्रॉपर लेवल्स पे इंस्टॉल होने चाहिए। उसके बाद रेगुलर ड्रिल्स करवानी चाहिए कंपनी वालों को। स्मोक अलार्म्स होने चाहिए, यानी कि जैसे ही धुआं वगैरह आए तो तुरंत ही मतलब सबको नोटिफाई कर दिया जाए कि भाई देखो आग लग गई है। स्मोक अलार्म्स होते हैं ना, कंप्यूटर में लगे होते हैं, गूगल पे सर्च करना स्मोक अलार्म, फोटोज देखना। ठीक है, तो वो डिटेक्टर होते हैं स्मोक के। कीप वर्क प्लेस अ नो स्मोकिंग जोन, जो वर्क प्लेस है उसको नो स्मोकिंग जोन रखा जाए, वहाँ पे कोई बीड़ी सिगरेट ना पिए। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली, सेफ्टी इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर्ली उसकी जांच वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है हमारा, है ना। पता है फॉल्स एंड स्लिप्स सेफ्टी रूल्स, यानी कि हम फिसल ना जाए, हम गिर ना जाए, उसके कुछ सेफ्टी रूल है। पहला क्या है, मूविंग एरिया को साफ सुथरा रखो। उसके बाद वेंटिलेटेड होना चाहिए प्रॉपर हमारा जो वर्क प्लेस है, और उसमें लाइट रोशनी आनी चाहिए अच्छे से। उसके बाद हम जो है नॉन स्लिपरी फुटवेयर पहने, घिसी हुई और स्लिपरी चप्पलें ना पहने तो अच्छा है। और फ्लोर जो है क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। अगर कोई ऑयल स्पिल है या फिर डस्ट है तो उसको तुरंत तुरंत साफ किया जाए। ऑयल स्पिल यानी कि तेल फैल जाएगा, कहीं कोई ऑयल वगैरह फैल गया तो उसको साफ करवाओ साथ के साथ। इलेक्ट्रिकली सेफ्टी रूल, यानी कि बिजली से संबंधित जो सेफ्टी रूल्स हैं वो समझने हैं हमको। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको अप्रूव किया जाना चाहिए बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गुड क्वालिटी के हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होने चाहिए। उसके बाद वर्कर्स जो है वो ट्रेंड होने चाहिए टू हैंडल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफली। उसके बाद डैमेज्ड एंड हैजार्डस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड एंड ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्रेड स्विचेस एंड वायर्स शुड बी चेंज्ड, यानी कि मान लो कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डैमेज हो चुका है तो उसको तुरंत तुरंत बदलवाया जाए, और कोई स्विच और वायर जो पुराने हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, उनको भी चेंज करवाया जाना चाहिए। जो कि हीट एमिटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जो हीट एमिटिंग इक्विपमेंट्स जो हीट प्रोड्यूस करते हैं इक्विपमेंट, उनको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से दूर रखा जाना चाहिए। आउटलेट और सर्किट्स ओवरलोड नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को साफ या फिर रिलोकेट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो उसको स्विच ऑफ करके अनप्लग कर दो, उसका प्लग निकाल दो। ठीक है। यूज ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है, इमीडिएट असिस्टेंस होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है इंजर्ड को, जिससे कि उसकी जिंदगी बच जाए और हेल्थ लॉस कम से कम हो, तब तक जब तक कि डॉक्टर वगैरह मेडिकल फैसिलिटी उसे प्रोवाइड नहीं की जाती है। यानी कि इलाज होने से पहले जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है ना, उसको फर्स्ट एड बोलते हैं हम। उसके बाद जो है इंजर्ड को जो है आप बोलो कि भाई शांति बनाए रख, काम रख और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑल विल बी फाइन। ठीक है। उसको वार्म करते रहो, अगर वो उसको शॉक वगैरह लगाए, इलेक्ट्रिकल शॉक लगाए, जो भी है, ठीक है। उसको विक्टिम जो है जिसको चोट लगी है, उसकी अगर गर्दन में या फिर कमर में इंजरी हुई है, बैक या फिर नेक में, तो उसको इधर उधर ना ले जाओ, एक ही जगह पे रखो। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या होते हैं? देखो, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड में क्या आता है, कुछ भी नहीं है। ऑक्यूपेशन पे जो हैजार्ड होता है, जो प्रॉब्लम होती है, कोई इलनेस या फिर बीमारी हो जाती है हमारी ऑक्यूपेशन पे, ऑक्यूपेशन बोले तो व्यवसाय। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जिससे हम पैसे कमाते हैं। तो ऑक्यूपेशन पे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई उसको हम ऑक्यूपेशन हैजार्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो जैसे मेरे एक सर हैं जो कि जिन्होंने मुझे 12th और 11th में केमिस्ट्री पढ़ाई थी, तो वो जो है क्या बोलते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्री में मुंबई में वो थे, मैनेजर की पोस्ट पर थे, लेकिन उनको केमिकल से प्रॉब्लम थी, एलर्जी वगैरह हो जाती थी उनको, तो उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई थी। तो उनको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलेंगे हम इस चीज को, जो एलर्जी, जो प्रॉब्लम है उनको केमिकल्स की वजह से हो रही है।
अच्छा, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लाइक पीपल वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री में गेट अफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स। आगे बात करेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से कुछ टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि फिजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल, रेडियोलॉजिकल और एर्गोनॉमिक हैजार्ड। ठीक है, याद कर लेना इनको। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी हमारा सेकंड लास्ट सेशन है, इसको भी समझ लेते हैं। एक्सीडेंट क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, बस यही समझना है। एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है। ठीक है, एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स एंड आउटकम्स। यानी कि कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट, कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट जो कि कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट जो कि अचानक से हो जाए और जिसकी वजह से कुछ ऐसे रिजल्ट आ जाए जिनकी हमने उम्मीद भी ना की हो, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। अच्छा, आगे बात करेंगे कुछ टाइप्स है एक्सीडेंट के। एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस, जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे एक्सीडेंट, स्लिप्स एंड फॉल, फायर। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिसीज या फिर इलनेस, वही ऑक्यूपेशनल हैजार्ड जिसको हम बोल सकते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड पे जो होते हैं। क्लिनिकल एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स को हैंडल कैसे करते हैं, पहला पॉइंट है इसमें, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो एसओपी फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड, लिख लो भाई इसको, है ना। जब मैं वीडियो बना लूंगा ना तो उसके बाद ये जो एसओपी है ना इसकी ब्रैकेट में लिख दूंगा, है ना। तब पीडीएफ अपलोड करूंगा, टेलीग्राम में पीडीएफ जो अपलोड करूंगा उसमें लिख के दूंगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एसओपी फॉलो करे एक्सीडेंट हैंडलिंग के लिए। अब ये होता क्या है, मतलब कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन देता है अपने एम्प्लॉयज को, कि अगर कुछ ऐसी समस्या आती है, आग लग जाती है कंपनी में या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आप इस काम को करना, इस रास्ते से निकलना, ये हमारा एस्केप प्लान है। ठीक है, ये सब चीजें होती है। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट। कुछ सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, फॉल्स एंड स्लिप्स, सेफ्टी रूल्स, फायर सेफ्टी रूल्स, ये सब, है ना। इमीडिएटली कॉल दी मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, स्टे अलर्ट, पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स। जो इमरजेंसी ड्रिल्स होती हैं उनको फॉलो कीजिए और उन पे अटेंशन दीजिए। इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी इन एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। इमरजेंसी ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है जिसको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है और एक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ये इमरजेंसी होती है। ठीक है, जिससे कि सडन रिस्क जा सकता है हमारी लाइफ पे, प्रॉपर्टी पे, हेल्थ पे, और नीड्स इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डिटेरियोरेटिंग रिजल्ट्स हैजार्ड्स। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे कि हम खतरनाक हैजार्ड और रिजल्ट से बच सकें। इमरजेंसी होती क्या है, जिससे हमारे जो है जो एम्प्लॉयज हैं वो डर जाते हैं, कस्टमर्स या फिर पब्लिक भी डर जाती है। डिसरप्ट्स और शटडाउन्स टू दी ऑपरेशन, यानी कि जो हमारे काम चल रहे होते हैं वो बंद करने पड़ जाते हैं, डिसरप्ट हो जाते हैं। फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज भी हो जाता है। और क्या बात करें हम टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज में, केमिकल स्पिल, एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्रॉट्स, पैंडेमिक, कोरोना, है ना, टेररिस्ट अटैक, फायर्स, फ्लड्स, थंडर स्टॉर्म, लीकेज ऑफ सम हैजार्डस गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, केमिकल। ठीक है, इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन क्या होता है, देखो इवैक्यूएशन होता है किसी भी जगह को इमरजेंसी के टाइम पे खाली करना, किसी भी प्लेस को इमरजेंसी के टाइम पे खाली करना, सभी लोगों को वहां से बाहर निकलना कुछ भी करके। तो कुछ इमरजेंसी जो कि इवैक्यूएशन रिक्वायर करती हैं, फायर एक्सप्लोजन, फ्लड्स, अर्थक्वेक, हरिकेन, टोर्नाडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस, वर्कप्लेस वायलेंस, ये सब इमरजेंसी है जो इवैक्यूएशन रिक्वायर करती है। आगे बात करेंगे सेशन 11, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। हैजार्ड क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस सम हेल्थ हैजार्ड्स दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉयज इन डेंजर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हैजार्ड हो सकता है जिससे कि एम्प्लॉयज की लाइफ डेंजर में जा सकती है। हैजार्ड एनीथिंग दैट इज द सोर्स ऑफ एनी पोटेंशियल हार्म, डैमेज और एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ हेल्थ और लाइफ। हैजार्ड कुछ भी हो सकता है जिससे कि हमें हार्म हो, डैमेज हो और किसी भी टाइप का लॉस हो, हेल्थ का या फिर लाइफ का। हैजार्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री एंड द एनवायरनमेंट इन विच द एम्प्लॉयज वर्क। हैजार्ड जो है डिपेंड करता है किस टाइप का होगा, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, कि किस टाइप की कंपनी में बंदा काम कर रहा है, किस टाइप की इंडस्ट्री में काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजार्ड है आपके, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, याद रख लो, एमसीक्यू बनेगा इसमें से। आगे बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशंस। वर्क स्टेशंस के लिए कुछ चेकलिस्ट है कि क्या करना चाहिए कंपनी वालों को जिससे कि उनके एम्प्लॉयज सेफ रहे। ठीक है,
प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूजर टू ऑल्टर पोजीशन कंफर्टेबली, भाई जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए काम करने के लिए, जैसे कि वो अपनी पोजीशन जो है आराम से इधर से उधर चेंज कर ले इस तरह से। मैं चाहूँ तो ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो और बताएं हम, प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अंधेरे में ही बंदा काम कर रहा है इस तरह से, तो लाइटिंग जो है प्रॉपर होनी चाहिए। आगे बोलो भैया आप तो काले हो गए एकदम से, अरे अंधेरा है भाई रूम में। हैव विंडोज फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग्स टू ऑल्टर द सनलाइट लेवल, मतलब जो विंडोज है वो एडजस्टेबल कवरिंग्स के साथ होनी चाहिए, जिससे कि भाई बंदा अपने हिसाब से सनलाइट लेवल को कम या फिर ज्यादा कर सके, कुछ इस तरह से। वो लाइट कम चाहिए तो लाइट कम कर ले सनलाइट को, विंडोज के पर्दा वगैरह को सेट करके। उसको लाइट ज्यादा जरूरत है तो वो इंक्रीज कर ले ब्राइटनेस को, ठीक है। बी स्पेशियस इनफ, अब ज्यादा हो गई शायद। बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्कस्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन, जब अगर दो लोग, एक से ज्यादा लोग जब एक ही जगह पे काम कर रहे हैं तो अच्छा स्पेस होना चाहिए उन्हें काम करने के लिए, है ना। आगे बात करें, अगला जो पॉइंट है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, जिस पे स्क्रीन में बंदा काम कर रहा है, जिस कंप्यूटर पे काम कर रहा है, वहां पे एडुकेट साइज होना चाहिए फॉन्ट्स का, कैरेक्टर्स का, और स्पेसिंग होनी चाहिए जिस पे वो काम कर रहा है, और स्टेबल इमेज होनी चाहिए उस पे। ऐसा नहीं है कि इमेज ऐसे ऐसे हिल रही है उसकी डेस्कटॉप की, है ना। इजीली एडजस्टेबल ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, उसकी ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सके प्रॉपर्ली अपने अकॉर्डिंग। टिल्ट एंड स्विवल इजीली टू सूट द यूजर, यानी कि अपनी स्क्रीन को अच्छे से एडजस्ट कर सके वो देखने के लिए। फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है कि भाई रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा कुछ। यूज अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एडजस्टेबल टेबल, एक एडजस्टेबल टेबल हो या फिर सेपरेट बेस हो स्क्रीन के लिए। आगे कीबोर्ड के बारे में दिया गया है कुछ गाइडलाइन। कीबोर्ड होना चाहिए कि वो आसानी से टिल्ट कर सके कीबोर्ड को अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हैव स्पेस इन फ्रंट ऑफ टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स और आर्म्स ऑफ द यूजर, ऐसा नहीं है कि भाई इतनी सी जगह है उसमें भी काम कर रहा है ऐसे कीबोर्ड पे, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ताकि वो कीबोर्ड में आराम से दूर से ऐसे काम कर सके अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। हैव अ मैट सरफेस, मतलब कीबोर्ड के लिए सरफेस होना चाहिए मैट वाला। उसके बाद हैव क्लियरली लेजिबल सिंबल्स ऑन द कीज, जो कीज पे जो लिखा हुआ होता है ना, ABCD की पे लिखी हुई होती है, सिंबल्स लिखे हुए होते हैं, शिफ्ट कंट्रोल, ऐसा नहीं वो मिट चुके हो, पता ही नहीं चल रहा कौन सा बटन कब दबाना है ना, ये नहीं होना चाहिए। आगे बात करें वर्क सरफेस, जहां पे जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है मतलब सतह है, उस पर एडुकेट स्पेस होना चाहिए बंदे के लिए। लो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्शन नहीं हो, आंखों में चौंधा पड़ रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। और एडुकेट साइज होना चाहिए जिससे कि स्क्रीन, कीबोर्ड और बाकी के जो पेरिफेरल बोले तो माउस, कीबोर्ड, सब चीज वो अच्छे से अरेंज हो सके। उसके बाद जो है स्टेबल और एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर होना चाहिए जिसपे आराम से बंदा काम कर सके, रख ले डॉक्यूमेंट को, और विच शुड बी एट सेम लेवल एज द स्क्रीन एंड द सेम व्यूइंग डिस्टेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट होल्डर हो जहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो यहीं पे डॉक्यूमेंट होल्डर रखा हुआ ताकि मैं अच्छे से उसको हैंडल कर सकूँ। वर्क प्लेस एवैक्यूएशन, एवैक्यूएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी और डिजास्टर। इमरजेंसी के केस में जब हमें कोई भी जगह खाली करनी होती है उसको हम एवैक्यूएशन बोलते हैं। हर एक कंपनी जो है वो इवैक्यूएशन के लिए इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स, इवैक्यूएशन पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। क्या होती है इवैक्यूएशन पॉलिसी, मतलब वो पॉलिसी बताते हैं कि भाई इस तरह से आपको कंपनी से बाहर निकलना है, इस इमरजेंसी गेट से आपको बाहर निकलना है जब फायर वगैरह हो जाती है कंपनी में, तो ये इवैक्यूएशन पॉलिसी होती है। और भी हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो इवैक्यूएशन पॉलिसी होनी चाहिए। ऑल द टीम लीडर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉइज अबाउट इट, तो जो टीम के लीडर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को बताएं, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल है इसके बारे में। ऑर्गेनाइजेशन पे असेंबली पॉइंट होना चाहिए। असेंबली पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सभी लोग इवैक्यूएशन के बाद असेंबल होते हैं, ठीक है। एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज, सभी को पता होना चाहिए कि भाई असेंबली पॉइंट कहाँ पर है हमारी कंपनी का, ठीक है। बड़ी सिस्टम क्या होता है कि मान लो कोई डिसेबल्ड पीपल है, मान लो, है ना, तो उसकी मदद के लिए कोई दूसरा बंदा उसका दोस्त बना दिया जाए, उसका बड़ी बना दिया जाए। जैसे मैं हूं, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं कि अगर कुछ इमरजेंसी आती है कंपनी में तो इस बंदे की जिम्मेदारी मेरी, इसको मैं इवैक्यूएट करवाऊंगा, इसको मैं बाहर निकलवाऊंगा कंपनी से, ठीक है। तो उसको बड़ी सिस्टम बोलते हैं। स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए ये बड़ी सिस्टम तैयार किया जाता है जिससे कि उनको प्रॉपरली गाइड आउट कर दिया जाता है वहां से। फ्लोर प्लान्स, यानी कि आपको प्रॉपर मैपिंग मिलेगी कि कैसे कैसे आपको किस रूट से बाहर निकलना है कंपनी से, ठीक है, जिससे कि आप इनको जरूरत के समय पे यूज कर सको। असेंबली एरिया बता दिया मैंने जहां पे आप असेंबल होते हो इवैक्यूएशन के बाद। आगे पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल, बार बार बीच बीच में ड्रिल करवाते रहें, इस चीज की प्रैक्टिस करवाते रहें
जिससे कि आप जो है आपको इस चीज़ की आदत टाइप हो जाए, है ना, आदत सी हो जाए। और इस पे आप अटेंशन पे कीजिए जब भी ड्रिल्स होती हैं, और इससे आप अपनी भी जान बचाइए और दूसरों की भी जान बचाने में मदद कीजिए। हेल्दी लिविंग क्या होता है? हेल्दी लिविंग क्या होता है? हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, एवरी पॉपुलर वेरी पॉपुलर सेइंग इज ट्रू। हेल्दी बॉडी का हेल्दी माइंड होता है, ठीक है भाई। हेल्दी लाइफ स्टाइल में हेल्दी वीक होती है, मतलब अगर आप हेल्दी रहोगे तो मजे करोगे। हेल्दी लिविंग हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल विच अल्टीमेटली यील्ड्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट एट होम एज वेल एज द वर्क प्लेस। जो बंदा हेल्दी है वो घर पे भी अच्छा रहेगा, और जहाँ ऑफिस में काम कर रहा है वहां पे भी अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा, अच्छा काम करेगा। हैप्पी एंड हेल्दी वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म बेस्ट टू हिज एबिलिटी। हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि हैप्पी और हेल्दी वर्कर अपना बेस्ट ही देगा हमेशा, ठीक है। अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो अपना मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो दूसरों को भी मोटिवेट वगैरह कर सकता है। इसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, गोल सेटिंग। हेल्दी लाइफस्टाइल टेक्स नीड्स प्रैक्टिस, कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है, और सिंसियर एफर्ट्स जरूरी है। इसमें मतलब क्या करना होता है? क्या हुआ हेल्दी लिविंग? दौड़ के आओ यार सुबह सुबह 2-4 किलोमीटर, और हेल्थ बनाओ अपनी यार, है ना, और अच्छा खाना खाओ। यही सब चीज तो है इसके अंदर। फिजिकल एक्टिविटी करो, अच्छा खाना खाओ, स्ट्रेस मैनेज करो, अपना स्ट्रेस में ज्यादा मत रहो, हेल्दी माइंड रखो, साउंड स्लीप लो, और अपना गोल पे जो है फोकस्ड रहो, ठीक है। हमारा चैप्टर खत्म होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक कुमार क्लासेस नाम से जो है वहां से भी आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल ज्वाइन नहीं करना है, आपको ज्यादा समस्या आ रही है ज्वाइन करने में टेलीग्राम चैनल, तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हाँ भाई, ले लिया, आगे बढ़ो और लो। आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, और देखना एग्जाम में यही छपके आएंगे एग्जैक्ट। इतना तो मुझे भरोसा है हमने आप पे थोड़ा बहुत, कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना भाई? 70 क्वेश्चन है टोटल। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं हमारे समाप्त, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ हमसे पढ़ा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी लंबी वीडियो को देखा, और टोटल देख लो भाई, ऊपर 100 लिखा हुआ है, सेंचुरी मार दी हमने। 100 स्लाइड्स का ये पीपीटी खत्म होता है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।